This call is now being recorded. Good morning, students. शिवम, पार्थ, काजल, पलक, श्रवण। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाकी लोग धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर डाउट है डिग्री से है। किसी को कोई डाउट हो तो तब तक पूछ लो, जब तक वो लोग आते हैं 5 मिनट्स में। हमें प्रेसिडियम आईसीटीज क्लास पढ़नी है। प्रेसिडियम आईसीटीज क्लब फंगी कहलाती है बिकॉज वो हमेशा ग्रुप में होती है। जैसे आपने एस्कोमाइसिटीज कंप्लीट किया था, ये जो पेज है वो एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल्स को लेके है। ईस्ट न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और कॉर्पोफिलस आप पहले भी लिख चुके हैं, एस्कोवोलस, फजाइजा। मॉरल्स एंड ट्रफल्स एस्कोमाइसिटीज में एडिबल फंगी, मॉर्चेला और ट्यूबर इनकी जीनस। नेक्स्ट क्लास जो आपको पढ़नी है वो बेसिडियोमाइसिटीज पढ़नी है। यहीं से शुरू कर देता हूँ। बेसिडियोमाइसिटीज इन्हें क्लब फंगी कहते हैं बिकॉज ये हमेशा ग्रुप में होती हैं। जैसे आप कहीं भी मशरूम को देखोगे तो मशरूम हमेशा एक नहीं होगा, देयर आर सो मेनी मशरूम एट द कॉमन एरिया, तो इसलिए वो ग्रुप में है। इसको कभी बोलते हैं तो ग्रिगेरियस हैबिट भी बोलते हैं। ग्रिगेरियस का मतलब है इन ग्रुप्स, तो ये ग्रिगेरियस हैबिट को शो करते हैं। नहीं तो क्लब फंगी याद रखिए कि जो ग्रुप में प्रेजेंट होंगे वो उस बेसिस पे इनको क्लब फंगी बोला गया। अब जैसे आप यहाँ पे अगर इनके जनरल कैरेक्टर्स लिखेंगे तो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सर ब्लर है। रीजॉइन करो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सब ठीक है, सिग्नल भी ठीक है, स्पीड भी ठीक है। एक बार रीजॉइन करके देखो। ओके सर। सो 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और ये दोनों ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए कि जो नेचर में फंगी हमें दिखाई देती है, अगर कोई भी स्टूडेंट किसी फंगी को रिकॉग्नाइज कर सकता है कि ये जो दिख रहा है वो फंगी है, तो उसका प्रोबेबल जो लोकेशन आएगा वो ये कि मोस्ट ऑफ द केस में वो बेसिडियोमाइसिटीज क्लास का मेंबर होगा, बिकॉज मशरूम सबसे कॉमन फंगी है और वो हमें बहुत क्लियरली दिखाई देती है नेचर में। ऐसे अगर कोई फॉरेस्टेड एरिया के अंदर जा रहा है तो वहां पे भी आपको मशरूम, चाहे वो पॉइजनस हो या एडिबल हो, वो मिलेंगे आपको। ऐसे पफ बॉल फंगी का टाइप है, एक ब्रैकेट फंगी इसी कैटेगरी में आती है। ये सब भी हमें नेचर में दिखाई देती है। अगर हम पैरासिटिक की बात करेंगे तो रस्ट और स्मट बहुत कॉमन है, जो सीरियल्स, ग्रेन्स, जो अनाज है उन पे डिजीज कॉज करती हैं। गेहूं, मक्का, जौ है ना, बाजरा, इन सब पे ये डिजीज कॉज करती है। तो चाहे पैरासिटिक हो या सेप्रोफिटिक हो, नेचर में जो कॉमन फंगी हमें मिलती है मोस्ट ऑफ द केस में वो इस क्लास की है। तो एक पॉइंट ये एडिशनली पूछ लिया गया, दीज आर कॉमनली सीन इन नेचर। और दूसरा एग्जाम्पल हमने जैसे स्टार्टिंग में लिखा था फंगी की जनरल कैटेगरी में जब हैबिटेट पढ़ा था कि कुछ ऐसी फंगी है जो जाइलम पे यानी कि सेकेंडरी जाइलम मींस वुड पे ग्रो कर जाती है, तो उन्हें एपीजाइलिक फंगी बोलते हैं। तो एपीजाइलिक फंगी भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करती है। जैसे कॉर्पोफिलस एस्कोमाइसिटीज में पढ़ा था, ऐसे ही एपीजाइलिक फंगी यहीं पे आएंगी। और उसका रीजन क्या है, ये लिग्निन को डाइजेस्ट कर सकती हैं। लिग्निन एक रेजिस्टेंट मटेरियल है, एनाटॉमी में आप पढ़ते हैं
लिग्निन स्क्लेरीड्स में प्रेजेंट होता है या फाइबर में प्रेजेंट होता है या जाइलम के ट्रैकिड्स वेसल्स में लिग्निन होता है। तो लिग्निन नेचर में स्लो डिकम्पोजिंग मटेरियल है, तो अगर वुड को डिकम्पोज करने की पावर नेचर ने किसी को दी तो उनमें से बैसिडियोमाइसीटीज फंगी इंपॉर्टेंट है। तो दे आर commonly seen in nature and known to be best decomposer of wood. and wood का मतलब यहाँ पे लिया गया है लिग्निन से, लिग्निन हो या सेल्यूलोज हो, क्योंकि वुड लिग्निन और सेल्यूलोज, प्राइमरी सेल वॉल सेल्यूलोज की होती है और सेकेंडरी सेल वॉल लिग्निन की होगी इन केस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। तो अगर कोई सेकेंडरी सेल वॉल के हिसाब से टिश्यू अवेलेबल है, जैसे वुड होती है सेकेंडरी जाइलम, उसमें लिग्निन और सेल्यूलोज दोनों होते हैं, उसे हम लिग्नोसेल्यूलोजिक वुड बोलेंगे एनाटॉमी में। तो ऐसी वुड को डिकम्पोज करने की पावर नेचर ने इन फंगी को दे रखा है, तो दे आर बेस्ट डिकम्पोजर ऑफ वुड। ये दोनों क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए कि सबसे कॉमन फंगी कौन सी है नेचर में। कॉमन का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि नंबर ऑफ स्पीशीज से हम देख रहे हैं, कॉमन का मतलब यहाँ पे है कि नेचर में अगर हम जा रहे हैं तो हमें यूजुअली कौन सी फंगी दिखाई देती है। उन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है। अब बात आती है इनके माइसीलियम की। एज यूजुअल माइसीलियम यहाँ भी दो अलग अलग टाइप के होंगे, जैसे आपने एस्कोमाइसिटीज के लिए पढ़ा था कि माइसीलियम मोनोकैरियोटिक भी है डाइकैरियोटिक भी है, लेकिन यहाँ उल्टा है। आपने एस्कोमाइसिटीज में लिखा था इससे पहले क्लास में परसों कि जो एस्कोमाइसिटीज है उसमें मोनोकैरियोटिक ज्यादा टाइम के लिए बनता है, जो डोमिनेंट फेज है वो मोनोकैरियोटिक है, बहुत कम टाइम के लिए जो है वो डाइकैरियोटिक फेज आएगी, और वो डाइकैरियोटिक फेज फ्रूटिंग बॉडी से रिप्रेजेंट होती है। मैंने आपको ये वाला फिगर बना के दिखाया था सिर्फ रिकॉल करने के हिसाब से। तो जो ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है ये ज्यादा टाइम के लिए बनेगा, किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर जो ये फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प की है कम टाइम के लिए आती है। लेकिन बैसिडियोमाइसीटीज में उल्टा है, यहाँ जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी वो ज्यादा टाइम के लिए आएगी, इसका मतलब डाइकैरियोटिक फेज जो है वो डोमिनेंट हो जाएगी और जो मोनोकैरियोटिक है वो शॉर्ट लिव्ड हो जाएगा। तो एस्को का उल्टा है। माइसीलियम दोनों है बट कितने टाइम के लिए है वो वेरिएबल है। तो यहाँ जो मोनोकैरियोटिक है ये शॉर्ट लिव्ड है, कम टाइम के लिए बनेगा, और जो डाइकैरियोटिक है ये डोमिनेंट है, मेजॉरिटी ऑफ द फेज इसी में कंप्लीट हो जाएगी। तो मोनोकैरियोटिक शॉर्ट लिव्ड है, डाइकैरियोटिक डोमिनेंट है। हालांकि दोनों ही केस में आपने माइसीलियम कैसा पढ़ा था, माइसीलियम में जो पोर है वो डॉली पोर है और माइसीलियम सेप्टेट है। इन बोथ द केसेस माइसीलियम कैसा होगा, डॉली पोर सेप्टेट माइसीलियम। डॉली पोर जैसे बैरल शेप पोर बनाया था, तो माइसीलियम नेचर में डॉली पोर सेप्टेट होगा। बस डोमिनेंस का फर्क आया कि ज्यादा टाइम के लिए कौन सा है, ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पे डाइकैरियोटिक है, जबकि एस्कोमाइसिटीज में ज्यादा टाइम के लिए मोनोकैरियोटिक था। ये डिफरेंस है। सेल वॉल एज यूजुअल उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, काइटिन की बनी हुई है, काइटिनस है। न्यूट्रिशन के हिसाब से दोनों ही टाइप हैं, सेप्रोट्रॉफिक भी है पैरासिटिक भी है, दोनों आ जाएंगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बाय कोनिडियोस्पोर या कोनिडिया। ये सारे पॉइंट्स तो आपको पढ़ा ही चुका हूं मैं पहले ही। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोड ऑफ प्लाज्मोगेमी, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि या तो स्पर्मेटाइजेशन होगा, ये कहाँ मिलेगा आपको, पैरासिटिक मेंबर में। जो बैसिडियोमाइसिटीज के पैरासिटिक मेंबर है उनमें स्पर्मेटाइजेशन है, या फिर आपने लिखा था सोमैटोगेमी, ये आपको मिलेगा सेप्रोट्रॉफिक में। इसमें आपने लिखा भी था एग्जाम्पल लाइक मशरूम, और पूछा भी मशरूम के लिए गया था कि मशरूम के अंदर प्लाज्मोगेमी कैसे होती है, तो मशरूम में सोमैटोगेमी होती है, हम पहले भी लिख चुके हैं, मैंने ये दोबारा लिखा हुआ।
ये सारे जनरल कैरेक्टर्स आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे भी जैसे एस्कोमाइसिटीज में आपने पढ़ा कि एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब डाइकैरियोटिक फेज बनेगी तो एक फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, दैट फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड एस्कोकार्प। ऐसे ही बैसिडियोमाइसिटीज में भी एक फ्रूटिंग बॉडी बनेगी सेम डाइकैरियोटिक फेज की, उसको यहाँ पे बोलते हैं बैसिडियोकार्प। तो जैसे वहाँ एस्कोकार्प था वैसे यहाँ भी बैसिडियोकार्प आएगा, सेम पॉइंट आएगा कि जो डाइकैरियोटिक फेज है this is represented by fruiting body called बैसिडियोकार्प। जैसे वहां एस्कोकार्प था वैसे यहाँ पे बैसिडियोकार्प है। तो यहाँ पे बैसिडियोकार्प है। जैसे मशरूम क्या है, जितना मशरूम मार्केट में आता है वो उसका बैसिडियोकार्प है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि मशरूम का एडिबल पोर्शन क्या है, तो जो मशरूम का पैकेट मार्केट में आप देखते हैं दैट इज द बैसिडियोकार्प। केवल वो डाइकैरियोटिक फेज को रिप्रेजेंट करता है। मोनोकैरियोटिक वाला जो पार्ट है वो बेसिकली मार्केट में नहीं आता, वो तो जहाँ पे मशरूम को ग्रो कराया जा रहा है वहां वो प्रेजेंट होगा। हम केवल उसके डाइकैरियोटिक फेज को हार्वेस्ट कर लेते हैं, पैकेट करके मार्केट में सेल कर लेते हैं, एज ए फूड कंज्यूम कर लेते हैं। मशरूम इज द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। तो इसलिए पूछा गया कि मशरूम का एडिबल पोर्शन क्या है, तो बैसिडियोकार्प उसका एडिबल पोर्शन आएगा। अब जैसे आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, मैंने आपको ब्रीफ में पढ़ाया था, बैसिडियोकार्प के अंदर क्या होगा, जैसे एस्कोकार्प में एसआई था, एसआई में कैरियोगेमी हो गई, तो एस्कस मदर सेल। देखो यहाँ पे सब चीजें लिखी हुई हैं, पैरेलल में ही आएंगी, ये पिछले क्लास का फिगर है कि अगर ये एस्कोकार्प है तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे हम बैसिडियोकार्प बनाएंगे। जैसे एस्कोकार्प पूरा डाइकैरियोटिक है वैसे बैसिडियोकार्प भी डाइकैरियोटिक होगा। एस्कोकार्प के अंदर जो टर्मिनल इलोंगेटेड सेल्स आती हैं उन्हें एस्कस कहते हैं। ऐसे बैसिडियोकार्प में जो बनेंगी वो बैसिडियम कहलाएंगी, है ना। फिर कैरियोगेमी होगी तो यहाँ एस्कस मदर सेल बनी थी, यहाँ बनेगा बैसिडियम मदर सेल। मियोसिस के बाद यहाँ एस्कोस्पोर बने हैं, यहाँ बन जाएंगे बैसिडियोस्पोर्स। और जैसे एस्कोस्पोर्स जर्मिनेट करके मोनोकैरियोटिक बना रहे हैं वैसे ही बैसिडियोस्पोर जर्मिनेट करके मोनोकैरियोटिक बनाएंगे। फिर प्लाज्मोगेमी होगी, स्पर्मेटाइजेशन या सोमैटोगेमी, क्योंकि यहाँ दो तरीके हैं, फिर से एक डाइकैरियोट फिर से एक फ्रूटिंग बॉडी। यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द फेज क्या होगा, ये डाइकैरियोटिक फेज होगा। जो ऑलरेडी आपने लिखा कि जो डोमिनेंट स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक डाइकैरियोटिक फेज को रिप्रेजेंट करता है ना। इस तरीके से आपको चीजों को समझना है। अब जैसे मान लीजिए आप एक सिंपल सा स्ट्रक्चर समझेंगे, तो जैसे ये सबस्ट्रेट है, तो दिस इज लाइक ए मशरूम, है ना, एक छोटा सा मशरूम है। मशरूम में जो अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है ना, ये मशरूम की बॉडी कहलाती है, इसे पाइलस कहते हैं। और मशरूम का जो स्टॉक है ये इस टाइप कहलाता है। तो मशरूम एक पैरासिटिक मेंबर है, तो ये एक मशरूम बना रहे हैं ना, लेट्स से कॉल इट बड मशरूम, एक छोटा सा मशरूम है, आप देखते ही हैं, है ना। फिर जब मशरूम ग्रो करेगा, लाइक बड़ा हो गया किसी भी सबस्ट्रेट पे ग्रो करते हुए, जैसे मार्केट में आता है, तो मार्केट में जब मशरूम को आप देखोगे तो इसमें आपको पैरेलली अरेंज हाइफी दिखाई देंगे अंदर की तरफ। मशरूम का स्टॉक तोड़ दीजिए और उसके बाद उसे उल्टा करके आप देखेंगे तो अंदर आपको पैरेलल है। इसीलिए मशरूम के धागे या रेशे बड़ी आसानी से हो जाते हैं, है ना। उसको आप कट करने की जरूरत नहीं, हल्का सा ऐसा फोर्स लगाओगे तो मशरूम के सारे स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो जाएंगे, है ना। इन्हें बोला जाता है फेयरी रिंग्स। ये पिंक कलर की हैं, पिंकिश है ये, है ना। फेयरी रिंग्स होती क्या है, फेयरी रिंग्स बेसिकली क्या है, दीज आर पैरेलल अरेंज्ड डाइकैरियोटिक हाइफी। क्योंकि मशरूम कैसा होगा, पूरा डाइकैरियोटिक होगा। जैसे ये स्ट्रक्चर कैसे बना होगा, तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कोई भी मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है, जो हैप्लॉइड होगा, ठीक। क्योंकि आप मशरूम बना रहे हैं तो मशरूम के अंदर अब यहाँ पे क्या होगा, बॉडी की कोई भी दो सेल, एक सेल ये ले ली गई है, एक ये ले ली गई, पॉजिटिव निगेटिव, है ना। अब हम क्या करेंगे, इनमें
क्योंकि मशरूम आप बना रहे हैं तो मशरूम के अंदर आपने प्लाज्मोगेमी कैसे पढ़ा हुआ है, प्लाज्मोगेमी होगी, प्लाज्मोगेमी कैसे होती है, सोमैटोगेमी से, ऊपर लिखा हुआ है। मशरूम के अंदर तो सोमैटोगेमी होगी, अगर कोई पैरासिटिक मेंबर होगा तो स्पर्मेटाइजेशन होगा। तो यहाँ से एक सेल कौन सी बनेगी, एक सेल बनेगी जो डाई कैरियोटिक सेल होगी, प्लस माइनस, है ना, ये डाई कैरियन बन गया। और इस डाई कैरियन से डिवाइड करके, मतलब डाई कैरियन में अब कैरियोगेमी तो डिले हो गई, और डिले होने के बाद ये स्ट्रक्चर बन गया, है ना, यहाँ से ये स्ट्रक्चर आ गया। तो पूरा का पूरा मशरूम कैसा होगा, डाई कैरियोटिक होगा। आप कहीं पे कोई भी सेल बना लेंगे, ईच सेल इज ऑफ डाई कैरियोटिक नेचर, सब जगह आप कहीं पे भी कोई सेल बनाएंगे मशरूम के अंदर, पूरा का पूरा मशरूम कैसा होता है, डाई कैरियोटिक। चाहे आप इसके पाइलस वाले सेक्शन से ले या इसके स्टॉक वाले से ले, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्लीट मशरूम इज ऑफ डाई कैरियोटिक फेज। इसी स्टेज पे मशरूम को तोड़ लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, पैकेट करके यूज कर लेंगे। मशरूम की साइकिल लगभग 60 डेज की है अप्रोक्सीमेट। तो 60 डेज में से 50 डेज अगर देखा जाए, 55 डेज वो इसी फेज में रहेगा। केवल 5 दिनों के अंदर ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनेगा, ये प्लाज्मोगेमी भी हो जाएगी और फिर से डाइकैरियन आ जाएगी। तो मेजॉरिटी ऑफ द फेज कैसे कवर हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ डाइकैरियोटिक फेज। इसीलिए वो डाइकैरियोटिक स्टेज डोमिनेंट है, जो अभी आपने माइसीलियम में लिखा। डाइकैरियोटिक डोमिनेंट है, मोनोकैरियोटिक शॉर्ट लिव्ड है। तो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम में बॉडी की कोई भी 2 सेल आ गई, जिनमें प्लाज्मोगेमी हो गई, बाइसोमैटोगेमी, एक डाइकैरियन बन गया। डाइकैरियन किसी भी सबस्ट्रेट पे ग्रो करके छोटा सा मशरूम बनाएगा, बर्ड मशरूम। जब ये मैच्योर हो जाएगा, हार्वेस्टिंग के स्टेज पे आएगा, तो फेरी रिंग्स अपीयर हो जाती हैं, मशरूम को तोड़ लेते हैं। अगर ना तोड़ा जाए तो इसके अंदर आगे का डेवलपमेंट पूरा होगा। आगे का डेवलपमेंट कैसा होगा उसको आप देख सकते हैं, जब मशरूम ये इस स्टेज पे हार्वेस्ट कर लिया जाएगा, है ना। अब इसमें मान लीजिए अगर हम इमेजिन करें कि हमें बेसिडियो स्पोर्स चाहिए और स्पोर्स एयर के कांटेक्ट में आने चाहिए, तो स्पोर्स या तो यहाँ बनाए जाए बाहर की तरफ, तभी तो एयर के कांटेक्ट में आएंगे। अगर आपने बीच में कहीं स्पोर बना दिए तो जब तक मशरूम की बॉडी डिकम्पोज नहीं हो जाएगी तब तक स्पोर बाहर कैसे आएंगे, है ना। वहां तो एस्कस बाहर की तरफ ही था, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, टर्मिनल सेल थी जो बाहर की तरफ स्पोर बना रही है। यहाँ पे कैसे बनेंगे, उसके लिए जैसे ही सीजन खत्म होने वाला होता है, ये कैसा होगा, फ्लपी हो जाएगा, इसके अंदर बहुत सारी गिल्स के जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। मशरूम जब फ्लपी हो जाएगा तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, इन्हें गिल्स कहते हैं। ये स्टॉक है, ये गिल्स है, ये मशरूम है, लाइक दिस, है ना। इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा, दीज आर कॉल्ड गिल्स। ये पाइलस फ्लपी हो गया, इसका जो मेन पोर्शन था वो खत्म हो गया है, नीचे स्टॉक ये है। अब इस गिल के बीच में जो ये जगह जा रही है, खाली जगह, ये एयर फिल्ड है, यहाँ स्पोर्स बनेंगे जिन्हें हम बेसिडियो स्पोर्स कहते हैं, है ना। तो अगर आप एक गिल का सेक्शन बनाएंगे, तो मैं एक गिल बना दे रहा हूँ यहाँ पे, लाइक दिस, ये एक ही गिल है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको बाहर की तरफ जो सेल्स हैं वो बड़ी हो जाएंगी, कुछ सेल्स, लाइक दिस। अंदर जितनी भी सेल्स हैं, मैंने जितनी जरूरत है उतनी बना ली। ये सब पैरेलली अरेंज हाइफी होंगे, जैसे आपने पढ़ा ही है कि गिल्स में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, पूरे मशरूम में जितने भी हाइफी हैं, वो सब कैसे होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं। तो सारे पैरेलली अरेंज हाइफी हैं। ईच एंड एवरी सेल इज ऑफ डाइकैरियोटिक नेचर, क्योंकि पूरी फेज कैसी है, डाइकैरियोटिक फेज को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, बाकी तो आप लिखेंगे ही कि स्ट्रक्चर्स आएंगे, है ना। ये अब जैसे यहाँ पे जो सेल थी उसके ये 2 न्यूक्लियस हो गए, प्लस माइनस। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, ये जैसे वहां पे था एस्कस, ये यहाँ पे क्या बोला जाएगा, बेसिडियम। सिंगल है तो बेसिडियम, प्लूरल होगा तो बेसिडिया, है ना। इसका प्लूरल लिखोगे तो बेसिडिया। अब मान लीजिए इस बेसिडियम के अंदर कैरियोगेमी कंप्लीट हुई, क्योंकि बेसिडियम कैसा होगा, n+n। जब कैरियोगेमी हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा।
तो जैसे वहां एस्कस मदर सेल था, यहाँ क्या बनेगा, बेसिडियम मदर सेल। ये बन गई। अब ये कैसी है, 2n है। अब मान लीजिए इस बेसिडियम मदर सेल के अंदर मियोसिस हो जाए, रिडक्शन डिवीजन हो गया। तब रिडक्शन डिवीजन में जब मियोसिस होगी तो क्या होगा, 1 से 4 स्पोर बनेंगे। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे एस्कोस्पोर्स आपने बनाए हैं, वो तो आपने बनाए थे, ये था कि एस्कोस्पोर्स तो मेम्ब्रेन के अंदर बने थे, मतलब एस्कस के अंदर बने थे, इसलिए यहाँ लिखा है एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड। लेकिन जब बेसिडियोस्पोर बनते हैं वो बाहर बनते हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा एक्सोजीनस। हालांकि मियोसिस के बाद बनेंगे तो हैप्लॉइड, यूनिन्यूक्लिएट, ये सब सेम रहेगा, है ना। तो जैसे बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे तो क्या होगा, बेसिडियोस्पोर्स बाहर बनते हैं, ये एक हो गया। ऐसे ये सबके अपने अपने अलग अलग स्टॉक होंगे। लाइक दिस, 2 प्लस होंगे, 2 माइनस होंगे, वो तो फिक्स रहेगा। ये स्ट्रक्चर क्या है, 1 2 3 4, दीज आर बेसिडियोस्पोर्स। ये बन गया, ये बेसिडियम मदर सेल हो गई, ये बेसिडियम हो गई, है ना। ये एक गिल का सेक्शन है ना, ये पूरा मैच्योर है ना। इसके बाद आप इस स्टेज पे जाओगे। अगर आप किसी गिल को इलाबोरेट करके देखोगे तो गिल में जैसे इधर भी जगह खाली है, इधर भी खाली है, तो जो जगह गैप है उस गैप के अंदर ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे, रादर देन इनसाइड या आउटसाइड बन रहे हैं। अब अगर आप बेसिडियोस्पोर्स को लिखोगे तो क्या है, ये भी हैप्लॉइड है क्योंकि मियोसिस के बाद बने, एक ही न्यूक्लियस है तो यूनी न्यूक्लिएट हो गए, है ना। ये हमेशा 4 बनेंगे, जैसे एस्कोस्पोर्स 4 और 8 लिखा था आपने, 4 या 8 बन सकते हैं, ये ऑलवेज 4 है, ऑलवेज 4 इन नंबर। अब ये मेम्ब्रेन यानी बेसिडियम से बाहर बने हैं, तो इसका मतलब क्या है, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड। ऑन स्टॉक, एक स्टॉक के ऊपर है, स्टॉक को स्टिग्मेटा कहते हैं। और सेक्सुअल स्पोर है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बन रहे हैं तो सेक्सुअल स्पोर हो गए। तो एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर में डिफरेंस क्या हुआ, एस्कोस्पोर हैप्लॉइड है, यूनिन्यूक्लिएट है, सेक्सुअल है, ये 3 वर्ड तो दोनों में कॉमन हो गए। लेकिन एस्कोस्पोर्स एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड इनसाइड एस्कस है, बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द स्टॉक स्टिग्मेटा है। एस्कोस्पोर 4 और 8 इन नंबर हो सकते हैं, बेसिडियोस्पोर्स ऑलवेज 4 इन नंबर होंगे। 2 डिफरेंस आ जाएंगे, दोनों ही सेक्सुअल हैं, दोनों यूनिन्यूक्लिएट हैं, दोनों ही हैप्लॉइड हैं, ये बातें आएंगी। और जब भी बेसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट करेगा तो मोनोकैरियोटिक बन जाएगा, जर्मिनेट ऑन सुटेबल मीडियम, क्योंकि पिछले पेज पे है मोनोकैरियोटिक, इसलिए मैं यही लिख दे रहा हूं, टू फॉर्म मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। तो फिर से मोनोकैरियोटिक बन जाएगा। अब जब मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनेगा ना, तो उसमें फिर इमीडिएट जैसे ही मोनोकैरियोटिक बना, मान लीजिए ये मोनोकैरियोटिक था कि बेसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट करके फिर मोनोकैरियोटिक बनाएगा, तो जैसे मोनोकैरियोटिक बनाएगा उसमें इमीडिएटली सोमैटोगैमी होके एक डाइकैरियन बन जाएगा। तो बेसिडियोस्पोर से बनने से लेके और दोबारा सोमैटोगैमी होने तक केवल 3-4 दिन ही लगते हैं। बाकी के पूरे 60 दिन में से मान लीजिए 55 डेज अगर हम बात करें, तो वो एक डाइकैरियन से एक गिल्स के अंदर यहाँ तक सब डाइकैरियोटिक फेज में ही रहता है। इसीलिए लिखा गया कि डाइकैरियोटिक फेज डोमिनेंट फेज है इन केस ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फेज में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डाइकैरियोटिक स्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में हो गया, है ना। ये मशरूम की आप कह सकते हैं कि मशरूम की डिटेल भी हो गई, मशरूम का स्ट्रक्चर, पाइलस और स्टॉक। जब मैच्योर हो जाएगा तो पिंक कलर की फेरी रिंग्स, जब साइकिल कंप्लीट करने का टाइम आएगा तो उसमें सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए न्यूमरस गिल्स बन जाएंगी। एक गिल का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। बाकी अंदर जितनी भी ये सेल्स है सारी डाइकैरियोटिक है, और वो डाइकैरियोटिक ही रहेंगी, प्लस माइनस, उनमें कोई चेंज नहीं करना आपको। ईच एंड एवरी सेल हैज
टू न्यूक्लियाई ऑफ अपोजिट स्ट्रेन, जो डाइकैरियोटिक का मीनिंग है वो हर जगह रहेगा, है ना, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ ये आपको समझना है इसमें। तो ये डाइकैरियोटिक के बारे में हो गया। जहां तक मशरूम के एग्जाम्पल, ये बैसिडियोमाइसिटीज क्लास के एग्जाम्पल्स की बात है, उनको देख लीजिए। ये क्लियर है? यहाँ तक तो कुछ है नहीं, आपको बस एक बैसिडियो कार्प का ब्रीफ स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, जैसे एस्को कार्प का बना था वैसे ये बैसिडियो कार्प का है। नाउ एग्जाम्पल्स। अगर हम बैसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इनमें पहले तो हम यही पढ़ लेते हैं। एक एग्जाम्पल मशरूम का है। मशरूम एक जर्नल नेम है, अम्ब्रेला शेप जो फंगी है वो मशरूम कहलाती है। इसमें से अगेरिकस, ये जीनस है, ये एडिबल है। जो मार्केट में मशरूम आता है उसे हम बटन मशरूम जैसे मार्केट में कह रहे हैं, तो वो अगेरिकस है, जीनस अगेरिकस। एक पॉइजनस भी है, एमनियाटा, फैलॉइडिस, इसे हम डेथ कप मशरूम कहते हैं, ये डेडली पॉइजनस है ना, कि एलएसडी का भी सोर्स है, लेकिन फिर भी ये डेडली पॉइजनस है, तो ये डेथ कप मशरूम कहलाता है। सर नीचे कर दीजिए। आपको ये दोनों याद रखना, अगेरिकस भी और एमनियाटा फैलॉइडिस। टर्न कर दूं? नो सर, एग्जांपल्स नहीं दिखे हैं। एग्जाम्पल में अगेरिकस, अभी मैंने मशरूम ही लिखे हैं, दो मशरूम और भी है लेकिन दो याद रखिए, अगेरिकस और एमनियाटा। सर नीचे का नहीं दिख रहा है सर, जो सेकंड आपकी एग्जांपल आवाज था। बहुत धीमी आ रही है बेटा। सर नीचे का पार्ट नहीं दिख रहा है एग्जांपल्स में। ओके, नीचे का देखो। हाँ सब दिख रहा है। यस सर, हो गया। ओके, मशरूम के अलावा जो इस कैटेगरी में फंगी आएंगी, मशरूम तो एडिबल है ही, इसके अलावा सिर्फ आप नाम से लिख रहे हैं इनको। अनदर एग्जांपल इज, जो इम्पोर्टेंट है उनमें आप लिख सकते हैं पफ बॉल, इनकी डिटेल्स नहीं पढ़नी, एंड ब्रैकेट फंगी, ये फंगी भी इसी क्लास से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा रस्ट फंगी है। रस्ट फंगी इंपॉर्टेंट है, रस्ट फंगी का मतलब है बिलोंग्स टू जीनस पक्सीनिया। पक्सीनिया जीनस से जितनी भी होती हैं वो रस्ट कहलाती हैं, इसीलिए इनको ट्रू रस्ट बोलेंगे आप, है ना। और पिछली क्लास में जब आपको मैंने व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर पढ़ाया था तो लिखा था कि वो ट्रू रस्ट नहीं है, ट्रू रस्ट का मतलब है बिलोंग्स टू जीनस पक्सीनिया। पक्सीनिया से जितनी भी होती हैं वो ट्रू रस्ट या रस्ट फंगी कहलाती हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल आप पढ़ते ही हैं, आगे भी आपकी बुक में दिया है, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। जो आपके स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में लिखा है कि व्हीट की वैरायटी रस्ट रेजिस्टेंट कौन सी है, लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट करके लिखा हुआ है, तो वो रस्ट जो है वो ये है, ब्लैक स्टेम रस्ट है। और ये किससे होता है? दिस इज कॉज्ड बाय पक्सीनिया, जीनस है ग्रेमिनिस, ट्रिटिसाई, ट्राइनोमियल के हिसाब से, पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। दिस फंगी कॉजेज ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। तो रस्ट फंगी बिलोंग्स टू जीनस पक्सीनिया, क्लास बैसिडियोमाइसिटीज, है ना। ऐसे ही दूसरी जो है वो स्मट फंगी है, बिलोंग्स टू जीनस अस्टिलैगो। इस जीनस से जितनी भी होती हैं वो ये कहलाएंगी, है ना।
जैसे यहाँ भी है कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है स्मट ऑफ व्हीट, अगर व्हीट में स्मट है तो दिस इज कॉज्ड बाय अस्टिलागो ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। और रस्ट और स्मट ऐसी हैं जो पैरासिटिक मेंबर हुए क्योंकि डिजीज कॉज कर रहे हैं। अगर आपसे इनमें से अलग किया जाए तो मशरूम कोई डिजीज तो कॉज नहीं कर रहा, पफ बॉल और ब्रैकेट फंगी भी कोई डिजीज कॉज नहीं कर रहे। रस्ट और स्मट पैरासिटिक फंगी है। और ये सीरियल्स जो भी हैं, अनाज वाली जो क्रॉप्स हैं जो आप ग्रास फैमिली के अंदर पढ़ते हैं, उनमें ही डिजीज कॉज करते हैं। तो दे आर, और अनाज पे हम टोटली डिपेंडेंट है। हमारी इस डाइट का जो स्टेपल फूड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज कवर करता है, वो वीट कवर करता है, मेज करता है, राइस है या ज्वार बाजरा है, रागी है या जौ है, ये सारे ग्रास फैमिली में आते हैं। तो इन्हीं पे केवल ये रस्ट और स्मट फंगी अटैक करते हैं। तो इंडिया जैसे एग्रीकल्चर कंट्री के लिए ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फंगी है ना। इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ये भी क्वेश्चन कभी दिया होगा कि रस्ट और स्मट है ना, दीज आर पैरासिटिक फंगी causing great harm to cereals, crops and grasses। grasses का यूज तो नहीं है हमारे लिए, कोई हम ग्रास को खाते तो नहीं है, लेकिन फिर भी सीरियल क्रॉप्स एंड ग्रासेस। तो ऐसे भी पूछा गया कि इनमें से कौन सी फंगी ऐसी है जो ग्रेट हार्म कॉज करती है मेजर इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स को। तो उसका आंसर भी या तो रस्ट होगा या स्मट होगा, ये दोनों ही कॉज करती हैं। तो इन दोनों में से कोई एक सुपीरियरिटी वाली बात नहीं आएगी। अगर अलग पूछा जाए कि ब्लैक स्टेम रस्ट कौन कॉज करता है, तब तो ऑब्वियस है पक्सीनिया ग्रेमिनिस टेटिसाई, ये आंसर आपको करना है। तो ये हमारा बैसिडियोमाइसिटीज के बारे में हो गया, बैसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स हो गए। लास्ट क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज। इनको आप फंगी इम्परफेक्टाई कहते हैं। इम्परफेक्ट फंगी, इम्परफेक्ट फंगी क्यों कहते हैं? ये इम्परफेक्ट फंगी है बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी डिस्कवर ही नहीं हुआ है ना। एक बार क्वेश्चन आया था तो उसमें दोनों ऑप्शन थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। तो आंसर आएगा नॉट नोन वाला है। अभी तक तो हम कुछ भी बोल दे कि आप एब्सेंट बोल दीजिए, तो एब्सेंट का मतलब है वी आर डैम श्योर कि रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। बट एक्चुअली द फैक्ट इज कि हमें पता नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, या होता भी है या नहीं होता, वी डोंट नो। तो इसलिए बेटर लिखा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्योंकि हम परफेक्ट स्टेज मानते हैं, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट स्टेज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो परफेक्ट स्टेज हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमने नाम दे दिया इम्परफेक्ट फंगी, है ना। या इसको हम फंगल वेस्ट बास्केट बोलते हैं कि जो बेकार की फंगी है जिनको हम किसी भी क्लास में नहीं रख सकते, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज, जब हम किसी में नहीं रख सकते तो उनको उठा के कहाँ रख देंगे? ड्यूटेरोमाइसिटीज में। क्योंकि हमने फंगी के क्लासिफिकेशन में पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिसके बेस पे हम कैटेगराइज कर रहे हैं फंगी को डिस्पेक्टिव क्लासेस में। अब क्योंकि यहाँ पे हमें पता ही नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और जब पता ही नहीं है कैसे होता है तो किस क्लास में रखेंगे? वी डोंट नो। तो जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर नहीं हो रहा तब तक उनकी पोजीशन ये रहेगी। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर हो जाएगा तो उनकी जो भी रिस्पेक्टिव क्लासेस, पीछे जितनी क्लासेस बनी हुई हैं, उनमें जहां फिट होता होगा वहां भेज दिया जाएगा। इस तरीके से इसको बनाया गया। तो इसको फंगल वेस्ट बास्केट करके भी पूछा गया, तब भी आंसर यही आएगा। इम्परफेक्ट फंगी अगर कहा जाए ये, या कौन सी क्लास ऐसी है जिसका परमानेंट स्टेटस नहीं है, तो ये आंसर हो गया। क्योंकि यहाँ तब तक रखी जाएंगी जब तक ये चीज नहीं है। जिस दिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर हो जाएगा उनको किसी पीछे की क्लास में भेज दिया जाएगा। इसीलिए हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ प्रायोरिटी में आपने एग्जाम्पल लिखा था कि दो नाम वैलिड क्यों हो जाएंगे। यहाँ चीज है तब तक एक बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आएगा, और जब इसकी सेक्सुअल स्टेज को डिस्कवर कर लिया जाएगा तो नया नाम देके उसे पुरानी क्लासेस में भेज दिया जाएगा। नया नाम क्यों देंगे?
अगर मान लीजिए हम यहाँ से उठा के वहां भेज दें तो पता चला जो आज तक की बुक्स हैं उनमें तो इसका आंसर होगा ड्यूटेरोमाइसिटीज, और जो नई बुक आएगी उनमें आंसर हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल फाइकोमाइसिटीज। तो फिर कौन सा आंसर सही है, तो कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए आईसीबीएन ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि कुछ केसेस में हम दो बायोलॉजिकल नेम्स दे सकते हैं एंड बोथ आर कंसिडर्ड एज वैलिड। तो सेक्सुअल नाम क्या होगा, ए सेक्सुअल नाम क्या होगा, इस तरीके से उसको दिया जाएगा कि फंगी का ए सेक्सुअल स्टेज यानी इस नाम से जो यहाँ पढ़ रहे हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज में, और इसी फंगी की सेक्सुअल स्टेज को किसी और नाम से किसी और क्लास में पढ़ा जाएगा तब जब इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर हो जाएगा। जब तक नहीं डिस्कवर हो रहा तब तक आप इसको इस क्लास में रखेंगे। इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंगी या लैटिन में लिखते हैं तो फंगी इम्परफेक्टाई या क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखा गया। अब जहां तक जर्नल कैरेक्टर्स की बात है, जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हटा दोगे तो फिर ज्यादा कुछ बचेगा ही नहीं, बिकॉज अगर हम माइसीलियम की बात करेंगे तो वो एक ही आएगा, सिंपल सेप्टेट। माइसीलियम सेप्टेट है इनका। और कैसा होगा, मोनोकैरियोटिक होगा, क्योंकि डाइकैरियोटिक तो आ ही नहीं सकता। डाइकैरियोटिक तो तब बनता है जब प्लाज्मोगेमी हो चुकी होती है, और प्लाज्मोगेमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, यहाँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं, तो इसलिए केवल एक ही माइसीलियम है मोनोकैरियोटिक, और वो भी सिंपल सेप्टेट टाइप का। और इसी तरीके से हम अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो केवल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑप्शन है, एंड दैट इज बाई कोनिडिया। और कुछ नहीं है इनके पास, इनके जनरल कैरेक्टर्स में और आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। माइसीलियम सिंपल सेप्टेट टाइप का मोनोकैरियोटिक, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्योरली बाई कोनिडिया। कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ प्लाज्मोगेमी, साइट ऑफ मियोसिस, ऐसा कुछ आएगा ही नहीं। फ्रूटिंग बॉडीज, क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो हम कुछ भी नहीं जानते। सीधे सीधे एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल में जो इंपॉर्टेंट है उनमें आप लिख लीजिए। एक आएगा कॉलिटोट्राइकम फैल्केटम, कॉलिटोट्राइकम फैल्केटम, दिस कॉजेज रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ये भी आप स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ते हो, जहाँ पे आपको डॉर्फ व्हीट, डॉर्फ राइस और शुगर केन पढ़ाया जाएगा। तो शुगर केन की जो हाइब्रिड वैरायटी है, दे आर रेजिस्टेंट टू रेड रॉट। तो रेड रॉट क्या है? रेड रॉट एक फंगल डिजीज है कॉज्ड बाय द फंगस कॉलिटोट्राइकम फैल्केटम, बिलोंग्स टू क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज, है ना, इसलिए याद रखना है। दूसरा एग्जाम्पल ऑल्टरनेरिया, स्पीशीज सोलेनाई, causing early blight of potato। कंफ्यूज नहीं करना है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आपने फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस पढ़ा था फाइकोमाइसिटीज में, और ये अर्ली ब्लाइट है, और ये ऑल्टरनेरिया सोलेनाई बिलोंग्स टू क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज, है ना। अनदर एग्जांपल अगर आप लिखेंगे तो ऑल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम हो गया। ट्राइकोडर्मा एनसीईआरटी में दिया है, ट्राइकोडर्मा जो रिंग वॉर्म कॉज करती है ना। स्किन इन्फेक्शन में, है ना। केराटिनोफिलस फंगी के एग्जाम्पल में लिखा था कि हमारे स्किन, हमारे हेयर, हमारे नेल्स या एनिमल्स के जो हूफ्स होते हैं उन पे ग्रो कर जाती हैं, क्योंकि सारा ही ये स्ट्रक्चर जो भी है हमारे बेसिकली एक्सोस्केलेटन के जैसा, वो सब केराटिन का बना है। केराटिन इज ए प्रोटीन, और उस प्रोटीन पे फीड करने वाली जो फंगी है वो केराटिनोफिलस फंगी कहलाएगी। दैट एग्जाम्पल इज ट्राइकोडर्मा, जो हमारी बॉडी में रिंग वॉर्म कॉज करता है, बिलोंग्स टू क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो 3 एग्जाम्पल याद रख लीजिए, कॉलिटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, है ना। क्लियर? तो ये 3 चीजें हो गई फंगी इम्परफेक्टाई के केस में। सर एग्जाम्पल 1। जस्ट अ मिनट, हाँ बेटा बताओ। सर एग्जाम्पल 1 वो वन अगेन। क्या कह रहे हो आप? सर एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 1, यस सर। एग्जाम्पल नंबर 1 कॉलिटोट्राइकम फैल्केटम है,
ये जो डिजीज कॉज करता है वो रेड रॉट ऑफ शुगर केन है। शुगर केन अंदर से लाल होते हैं ना। आप कभी भी Yes, sir. केन शॉप पे जाइए जहाँ से केन जूस लेते होंगे आप, तो आप कितना भी अच्छा केन लीजिए उसमें कहीं ना कहीं रेड कलर की लाइंस आपको अंदर या बाहर दिखाई देंगी। दैट डिजीज इज कॉल्ड रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो वो एक Okay, sir. फंगल डिजीज है और कॉज बाय द फंगस, दिस बिलोंग टू ड्यूटेरोमाइसिटीज। Okay, sir. Understood. ठीक है। हाँ ठीक है. सो हमारा किंगडम फंगी कंप्लीट हुआ। सर स्क्रीन ब्लर हो रही है बार बार। आप लोगों की मुझे आवाज नहीं आ रही आज। सर स्क्रीन ब्लर हो स्क्रीन रही ब्लर है। हो रही है आप। तो मैं अच्छा रिजॉइन कर लेता हूँ, मे बी मुझे तो खैर आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरे लिए स्क्रीन तो जो है वैसी है, बट फिर भी मैं रिजॉइन। ठीक है, किसी और की भी आवाज आ रही है मुझे। श्रवण कुमार, कितना लॉन्ग चैप्टर है, खत्म ही नहीं हो रहा। अभी तो इससे बड़े बड़े चैप्टर बाकी है। चलो नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। फंगी से रिलेटेड दो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे से। माइकोराइजा, जो बेसिकली एनसीईआरटी में मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में दिया हुआ है। किसी का खुला है क्या स्पीकर? स्वामी, Sir, हाँ बोलो। no, sir. तो स्पीकर बंद करो, हाँ गुड। सो फंगी से रिलेटेड दो टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, एक माइकोराइजा और एक लाइकेन। लाइकेन एल्गी और फंगी का एसोसिएशन, माइकोराइजा फंगी और हायर प्लांट्स का एसोसिएशन। माइकोराइजा के बारे में जो भी डिटेल है वो डिटेल एक्चुअली एनसीईआरटी में मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में है, जहाँ पे आप प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर नंबर 12 जो आप पढ़ते हैं मिनरल न्यूट्रिशन, वहां पे दिया हुआ है। हालांकि हम फंगी से रिलेटेड है तो यही कंप्लीट कर रहे हैं। देखो माइकोराइजा, अब अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि माइकोराइजा की टेक्सोनॉमिक पोजीशन क्या है, तो क्योंकि हम फंगी किंगडम के साथ ही पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि माइकोराइजा कम्स अंडर किंगडम फंगी, या लाइकेन पढ़ोगे तो लाइकेन फंगी में आ जाएगा, या फिर उसके बाद हम वायरस पढ़ेंगे तब चैप्टर ये खत्म होगा। तो किंगडम फंगी खत्म हो गया है ना, ड्यूटेरोमाइसिटीज के साथ ही किंगडम फंगी फिनिश हो गया। अब तो जो रिलेटेड टॉपिक इस चैप्टर में दिए हैं वो चैप्टर केवल हम वो टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे ये माइकोराइजा है, माइकोराइजा को फंगल रूट्स कहते हैं। माइकोराइजा इज ऑल्सो नोन एज फंगल रूट्स। 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा कुछ है ही नहीं। डिफाइन करेंगे तो माइकोराइजा होता क्या है, दिस इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी, किसके साथ है, विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ जो फंगी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक का मतलब है म्यूचुअली बेनिफिशियल टू ईच अदर, दोनों को फायदा होगा, फंगी को भी होगा और प्लांट को भी होगा, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। और सिम्बायोसिस ऑब्लिगेटरी होती है, मतलब यहाँ पे दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। अगर आपने माइकोराइजा में से फंगी और रूट्स दोनों को अलग अलग कर दिया तो दोनों की डेथ हो जाएगी। तो आप दोनों को एक साथ ही रखेंगे, फायदा दोनों एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। सो ऑब्लिगेट एसोसिएशन होता है। सिम्बायोसिस के बारे में भी आप पढ़ते हैं, आप ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में, जहाँ पे आपको पॉपुलेशन इंटरेक्शंस पढ़ाए गए हैं, वहां पे आपने पढ़ा होगा 12th में म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस का एक एग्जांपल माइकोराइजा भी है, जहाँ पे फंगी और हायर प्लांट्स की रूट्स एक दूसरे से एसोसिएट कर लेती है। अब दोनों किस किस काम के लिए हैं, तो माइकोराइजा में फंगी का फंक्शन क्या है और हायर प्लांट्स का फंक्शन क्या है। अगर हम फंगी के हिसाब से देखें तो फंगी में फंक्शन क्या आएगा,
फंगी का फंक्शन तो ये आएगा कि फंगी फंगी में एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा होती है ना, सो दे हैव गुड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन करेंगे। मतलब पानी को एब्जॉर्ब करना और मिनरल को एब्जॉर्ब करना ये फंगी का काम होगा। ऐसा नहीं है कि रूट्स नहीं कर सकती, लेकिन जिनमें ये है उनमें रूट्स जितना करेंगी उससे बहुत ज्यादा चाहिए प्लांट को। जैसे बहुत बड़े बड़े ट्री हैं तो उनमें रूट जितना पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करे उतना ट्री की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो नेचर ने क्या किया, उन रूट्स के ऊपर फंगी को ग्रो कर दिया। फंगी एब्जॉर्प्शन करके रूट्स को दे देंगी और रूट जो खाना बनाएंगी, मतलब लीफ खाना बनाएंगी, रूट के पास जो भी खाना होगा वो थोड़ा सा खाना फंगी को दे देंगे, क्योंकि फंगी हेटरोट्रॉफिक होती है। तो रूट्स का काम क्या होगा यहाँ पे, ये रूट्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा फंगी को, है ना, और रहने की जगह होगा एक तरीके से, फूडिंग एंड लॉजिंग प्रोवाइड करना, और बदले में फंगी क्या काम करेगा, ये करेगा। इसके साथ साथ फंगी और क्या करता है जो एनसीईआरटी में 3 मेंशन है। एक तो फंक्शन ये हो गया वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, ऐसा करके वो प्लांट्स को दे देगा। दूसरा फंगस क्या है, जो रूट के थ्रू पैथोजन एंटर कर रहे हैं। मान लीजिए इस प्लांट के अंदर कोई डिजीज कॉज करने वाला बैक्टीरिया है, तो वो रूट के थ्रू एंटर करके प्लांट में डिजीज कॉज करेगा, बट क्योंकि बीच में माइकोराइजा का फंगी आ रहा है, तो जो बैक्टीरिया है वो फंगी के अंदर तो डिजीज कॉज करेगा नहीं, तो प्लांट सेफ हो जाएगा, है ना। तो ये भी फंक्शन आ गया, प्रोवाइड रेजिस्टेंट अगेंस्ट रूट बॉर्न पैथोजन। जो रूट के थ्रू डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स हैं उनके अगेंस्ट में, है ना। जैसे ये रूट है, यहाँ से कोई बैक्टीरिया इसमें डिजीज कॉज करेगा, बट बीच में अगर आपने फंगी रख दिया तो बैक्टीरिया तो फंगी के कांटेक्ट में पहले आएगा ना, और फंगी में तो कोई डिजीज या प्लांट के कांटेक्ट में आता और उसकी रूट के थ्रू एंटर करके प्लांट में डिजीज कॉज करता। बीच में फंगी के आने से क्या हो रहा है, बैक्टीरिया प्लांट को पहचान ही नहीं पा रहा, बैक्टीरिया तो फंगी के कांटेक्ट में पहले आ रहा है, और फंगी में तो डिजीज कॉज करेगा नहीं, इसलिए प्लांट अपने आप सेफ हो जाएगा। तो ये भी फंक्शन हो गया। और तीसरा बुक में दिया है फास्फोरस का अपटेक और यूटिलाइजेशन, हेल्प्स इन फास्फोरस अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। तो फंगी के 3 फंक्शन है, तीनों एनसीईआरटी में है। ये 3 फंक्शन करके ये प्लांट को हेल्प करेगा, और बदले में हायर प्लांट क्या करेगा, हायर प्लांट प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड फ्री लॉगिंग, मतलब रहने की जगह, एंड न्यूट्रिशन टू फंगी। मतलब ये वाला जो फंक्शन है ये जाएगा फंगी में, और जो ये वाले फंक्शन है ये फंगी दे देगा प्लांट्स में। तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट्स दे रहे हैं। रहने और खाने की जगह फंगी को दे दी प्लांट्स ने, और बदले में फंगी ने वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर दिया, फास्फोरस के अपटेक और यूटिलाइजेशन में हेल्प कर दी, और रूट बॉर्न पैथोजन के अगेंस्ट में जो डिजीज होने वाली है उनसे प्लांट को बचा दिया। तो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो इस बेसिस पे माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बन के तैयार हो गया। अब 2 चीजें हैं, माइकोराइजा 2 टाइप के होते हैं, एक कहलाते हैं एक्टोमाइकोराइजा, माइको वर्ड फंगी के लिए आता है, राइजा वर्ड रूट के लिए आता है। एक्टो मतलब बाहर, तो अगर बाहर की तरफ होगा तो क्या होगा, एक्टोमाइकोराइजा होगा, है ना। ये इसे हम निक नेम में बोलते हैं, हार्टिक, इस पर्सन का नाम है, नेट एक जाल के जैसा होगा, तो हार्टिक्स ने देखा था, इसको स्टडी किया था, तो हार्टिक नेट बोला जाता है। ये क्या है, जहाँ पे फंगल के जो हाइफी होंगे, फंगी का जो माइसीलियम और हाइफी होंगे वो रूट की केवल सरफेस पे ग्रो करेंगे, है ना। फंगल हाइफी या फंगल माइसीलियम। ग्रोज ऑन द सरफेस, रूट की सरफेस पे ग्रो करेंगे। एग्जाम्पल जैसे पाइनस में, पाइनस के अंदर क्या होगा, फंगी जो है वो रूट की सरफेस पे ग्रो करती है केवल,
सरफेस पे ग्रो करती है तो उसको बोल देते हैं एक्टोमाइकोराइजा। अब जैसे यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि बर्न्ट सॉइल के अंदर पाइनस का सीड जर्मिनेट नहीं करता, क्यों? अगर एक मिट्टी को जला दिया जाए, मतलब किसी फॉरेस्ट में आग लग गई तो उसकी मिट्टी भी गर्म हो जाएगी, तो उसे हम बर्न्ट सॉइल बोलते हैं कि मिट्टी भी जल गई। अगर मिट्टी जल गई है तो उसमें पाइनस का सीड अगर आप डाल दें तो उससे पाइनस का ट्री नहीं बनता। रीजन क्या है? रीजन ये है कि बर्न्ट सॉइल के अंदर जो फंगी होगी उसकी डेथ हो गई। अब फंगी की डेथ हो गई और जो पाइनस का सीड वाटर को जो इम्बाइब करना चाहिए जिससे सीड टेस्टा रप्चर होता और सीड जर्मिनेट करता, वो काम वो अकेले कर नहीं सकता। तो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ माइकोराइजा पाइनस का सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता। पहले होता यह कि पाइनस का सीड मिट्टी में गिरेगा, पाइनस के सीड के ऊपर फंगी अपना कॉलोनी बनाएगी, माइसीलियम ग्रो करेगा, फिर जब फंगी वाटर को एब्जॉर्ब करके सीड को देगा तो बिकॉज ऑफ दैट इम्बाइबेशन प्रेशर लगेगा, सीड टेस्टा रप्चर होगा और पाइनस का सीड जर्मिनेट करेगा। तो सीधे भी पूछा गया कि भाई एक्टोमाइकोराइजा कहाँ होता है, एग्जाम्पल पाइनस रूट। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया कि बर्न्ट सॉइल के अंदर कौन सा सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, तो उसका आंसर है पाइनस सीड। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ माइकोराइजा। सॉइल अगर जल गई है तो उसमें जो फंगी के हाइफी हो गए वो तो खत्म हो गए ना, तो इसलिए इसका आंसर दिया गया। दूसरा, अगर अंदर तक चले जाएंगे तो एंडोमाइकोराइजा हो जाएगा। इन्हें हम वैम कहते हैं। वैम का मतलब है वेजिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइज। एंडोमाइकोराइजा को वैम कहा जाता है। वैम फंगी का मतलब है वो फंगी जो एंडोमाइकोराइजा में आएगी। यहाँ पे क्या होगा कि जो फंगल हाइफी है ग्रोज इनसाइड रूट। रूट की एनाटॉमी जैसे आप पढ़ोगे आगे तो रूट में जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स लूजली अरेंज पैरेन्काइमा होता है, तो उसके बीच बीच में जो जगह होती है वहां तक वो ग्रो कर जाती है। तो अगर इनसाइड द रूट ग्रो कर जाएगा तो एंडोमाइकोराइजा। एग्जाम्पल में ऑर्किड, ऑर्किड्स के अंदर एंडोमाइकोराइजा है, पाइनस के अंदर एक्टोमाइकोराइजा है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। माइकोराइजा में जो सबसे कॉमन फंगी है वो कौन सी है? वो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। दैट जीनस इज ग्लोमस। मोस्ट कॉमन फंगी इन माइकोराइजा। सर ऑर्किड्स जो है वो मैंगो ट्री पे ग्रो करते हैं, तो इसका उससे कुछ रिलेशन नहीं है? उसका उसमें बस ये कि वो कमेंसलिज्म का एग्जांपल है जो 12th में लिखा हुआ है। जी मैंगो सर। नहीं पड़ रहा, फर्क ऑर्किड ग्रो करे ना करे। जी सर। मैंगो की ट्री पे ग्रो करने से होगा ये कि ऑर्किड का पेड़ ऊपर हो जाए, वरना ऑर्किड ट्री नहीं होता तो वो ऊपर सनलाइट तक नहीं पहुंच सकता। ओके सर। ये है जीनस ग्लोमस और ये एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। मतलब पाइनस और ऑर्किड तो लिखा ही हुआ है, यहाँ पे फंगी कौन सी होगी? तो फंगी मोस्टली क्या है, ग्लोमस होती है जो माइकोराइजा बनाती है, और ग्लोमस फंगी एस्कोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करती है। तो ये 1 पेज में माइकोराइजा कंप्लीट हो गया 5 मिनट्स में। ये इससे ज्यादा पूछा ही नहीं जाएगा आपसे, ना ही इससे ज्यादा कुछ पढ़ना है आपको। ऊपर वाला जितना हिस्सा है वो तो एनसीईआरटी में दिया है कि फंगी क्या काम करता है और प्लांट क्या काम करता है। बस एक्टोमाइकोराइजा मतलब सरफेस पे ग्रो कर रहा है पाइनस, एंडोमाइकोराइजा मतलब अंदर ग्रो कर रहा है ऑर्किड। एंडो वाले को वैम फंगी बोलते हैं। वैम कई बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। और जो जीनस है वो ग्लोमस है, बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटीज, जो यूजुअली माइकोराइजा में पार्टिसिपेट करता है। इतने क्वेश्चंस हैं। सो एक बार लास्ट लाइन देखना है। हाँ देखो, नेक्स्ट आएगा लाइकेन। वो तो एनसीईआरटी ने इसी चैप्टर में दिया हुआ है, लाइकेन को देख लेते हैं फटाफट। सर ये वाला पेज एक बार अच्छे से दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। आ जाएगा स्क्रीनशॉट।
हो गया? यस सर, हो गया सर, हो गया। Now, next, lichen. लाइकेन को आप कंपोजिट या डुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब जैसे ये माइकोराइजा था, अगर कभी आपसे कहा जाए कि माइकोराइजा किस किंगडम में आता है, तो दो आंसर आएंगे। माइकोराइजा में जो फंगी है वो फंगी किंगडम में आएगी, और माइकोराइजा में जो प्लांट है वो प्लांट किंगडम में जाएगा। क्लियर? जैसे यहाँ पे पाइनस है, तो पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है, ऑर्किड एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट से बिलोंग करते हैं, और ग्लोमस एस्कोमाइसिटीज में है। तो सबका क्लासिफिकेशन अलग अलग है। माइकोराइजा का अपना कोई क्लासिफिकेशन नहीं, क्योंकि माइकोराइजा तो एसोसिएशन है। दो लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक साथ रहेंगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि दोनों की फैमिली एक बन जाएगी, दोनों की फैमिली तो अलग अलग होंगी। तो इस तरीके से दिया गया। ऐसे लाइकेन भी है। लाइकेन को हम डुअल ऑर्गेनिज्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो लोग एक साथ रहेंगे, एल्गी भी और फंगी भी, लेकिन एल्गी का क्लासिफिकेशन एल्गी के अकॉर्डिंग और फंगी का क्लासिफिकेशन फंगी के अकॉर्डिंग है। तो इसलिए लाइकेन का कोई अपना किंगडम नहीं होता है ना। कभी कहा है कि लाइकेन बिलोंग्स टू किंगडम, तो ऐसा कोई आंसर, मतलब उसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिकॉज लाइकेन का कोई किंगडम नहीं है, माइकोराइजा का किंगडम नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला कि हम फंगी के साथ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लाइकेन और माइकोराइजा भी फंगी किंगडम में आ जाएंगे। जब प्लांट किंगडम पुराना वाला था तब ऐसा था कि इसको सब एक साथ इंक्लूड करते थे। वो क्वेश्चन जब आएगा तब मैं आपको कराऊंगा, बट फिलहाल के लिए लाइकेन और माइकोराइजा किसी भी किंगडम से बिलोंग नहीं करते, और ना ही इसके बाद आप वायरस पढ़ेंगे, वायरस भी किसी किंगडम से बिलोंग नहीं। लाइकेन क्या है? लाइकेन भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, बस ये एल्गी और फंगी के बीच में है। दिस इज ऑल्सो ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन। किसमें है? बिटवीन फंगी एंड एल्गी। एल्गी और फंगी का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो लाइकेन कहलाता है। अब इसमें जो फंगल पार्टनर होगा, उस फंगल पार्टनर को क्या बोलते हैं? माइकोबायोन्ट। माइकोबायोन्ट क्या है? फंगल पार्टनर। ऐसे ही जो एल्गल पार्टनर होगा वो क्या बनेगा? फाइकोबायोन्ट। माइकोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट, ये वर्ड यूज करने। माइको वर्ड होता है फंगी के लिए, फाइको होता है एल्गी के लिए, बायोन्ट मतलब लिविंग। तो जो लिविंग फंगल पार्टनर है वो माइकोबायोन्ट, लिविंग एल्गल पार्टनर है वो फाइकोबायोन्ट। ये वर्ड यूज हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन पहले आता है कि माइकोबायोन्ट में कौन सा फंगी आएगा, क्योंकि फंगी तो आप पूरा पढ़ ही चुके हैं, और एल्गी इसके बाद आप प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, तो एल्गी में भी कौन सी एल्गी आएंगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि फंगल पार्टनर में जो फंगल पार्टनर यूजुअली होगा वो या तो ये एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होगा, या फिर ये बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर होगा। दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर एस्कोमाइसिटीज का है तो इनको बोल देते हैं एस्कोलाइकेन। अगर बेसिडियोमाइसिटीज का है तो बोल दिया जाता है बेसिडियोलाइकेन। दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे, है ना। और या तो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होगा या बेसिडियोमाइसिटीज का होगा। तो अकॉर्डिंगली एस्कोलाइकेन एंड बेसिडियोलाइकेन ऐसे वर्ड आ सकते हैं। इनमें से कॉमन क्या है? ये मतलब मोस्ट ऑफ द केस में अगर कहा जाए कि फंगल पार्टनर कौन है तो वो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होगा, लेकिन बेसिडियो का भी हो सकता है। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम फाइकोबायोन्ट की बात करेंगे तो फाइकोबायोन्ट में जो एल्गी है वो या तो ब्लू ग्रीन एल्गी होगी या फिर ग्रीन एल्गी होगी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो बीजी है आपने साइनोबैक्टीरिया में पढ़े, और ग्रीन एल्गी जो यहाँ पे आप पढ़ेंगे। अब ग्रीन एल्गी में भी ये नहीं कि ग्रीन एल्गी में आप फिलामेंटस ग्रीन ले आए,
ग्रीन एल्गी में भी कौन सी, यूनिसेलुलर, जो कॉलोनी की फॉर्म में रह सके। क्योंकि एल्गी का काम केवल फोटोसिंथेसिस है, बाकी सारे काम फंगी ही करता है। तो हमें फोटोसिंथेसिस होती है सरफेस एरिया के हिसाब से, तो जितनी स्मॉल साइज की एल्गी होगी उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा। और सबसे स्मॉल साइज क्या होगा, सिंगल सेल का एल्गी। बीजीए तो होते ही सिंगल सेल के हैं, साइनोबैक्टीरिया। लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन एल्गी आएगी वो भी, जैसे मान लीजिए क्लोरेला है, वही ग्रीन एल्गी है। अगर क्लोरेला के साथ आप बनाएंगे तो और अच्छी बात है। लेकिन आप कहें कि हम इसमें से स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, जो भी आप ग्रीन एल्गी में आगे पढ़ोगे, जो फिलामेंटस हैं, उनको ले आए तो वो नहीं ला सकते, वो तो पानी में होती। और लाइकेन पानी में नहीं होते, लाइकेन टेरेस्ट्रियल होते हैं, है ना, एक्वेटिक लाइकेन नहीं होते। तो इसलिए एल्गी को रखना है सिंपल, और बाकी तो फंगी में एस्को और बैसिडियम में से एस्कोमाइसिटीज कॉमन है। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है, माइक्रोबायोन, फाइकोबायोन, है ना। अगर हम फंक्शंस के हिसाब से देखें तो फाइकोबायोन का काम क्या है, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, है ना। अगर हम देखेंगे फंक्शनल बेसिस पे, तो फंक्शनल बेसिस पे जो न्यूट्रिशन है, दैट इज फोटोसिंथेसिस, पूरा लिख लीजिएगा, दिस इज बाय फाइकोबायोन। एंड रेस्ट ऑल फंक्शन अगर देखा जाए वो होंगे बाय माइकोबायोन। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शन, जैसे एल्गी को खाना बनाने के लिए पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स इन सबको चाहिए, तो वो सारा फंगी एब्जॉर्ब करके देगा। जो भी लाइकेन का स्ट्रक्चर बनेगा वो फंगी के हिसाब से बनेगा। जो रिप्रोडक्शन का तरीका लाइकेन का होगा, मल्टीप्लिकेशन का, वो फंगी के अकॉर्डिंग होगा। एल्गी का काम क्या रह गया, एल्गी का काम सिर्फ ये है कि लाइट को ट्रैप करो और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के सर ग्लूकोज बना दो। कर दीजिए। इस बेसिस पे जो मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शंस है वो कौन परफॉर्म कर रहा है, माइक्रोबायोन। अगर हम इस एंगल से देखें कि न्यूट्रिशन फंक्शनल बेसिस पे, तो फंक्शनल बेसिस पे क्या होगा कि इसको बोला जाता है मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। दैट इज हीलोटिज्म। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि लाइकेन रादर देन सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस होता है म्यूचुअली बेनिफिशियल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। फायदा तो यहाँ भी दे रहे हैं, बट बेसिकली ये मास्टर सर्वेंट वाली रिलेशनशिप हो गई। क्योंकि जैसे घर में होता है कि कुक का काम क्या है, जिसको आपने एज ए सर्वेंट रखा है वो खाना बना के देगा। उसके अलावा तो पूरा घर आप ही मैनेज कर रहे हो ना, क्या बनेगा, जो रॉ मटेरियल है वो कौन परचेज करके लाएगा, पैसा कौन खर्च करेगा, मेजर फूड जो बनेगा उसको कंज्यूम कौन करेगा, घर कितना बड़ा बनेगा, किस कलर का पेंट होगा, ये सर्वेंट से थोड़ा पूछ रहे। तो ऐसे ही लाइकेन का जो भी पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, दैट स्ट्रक्चर इज ओवरऑल गवर्न बाय माइक्रोबायोन। द फंक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ओनली परफॉर्म बाय फाइकोबायोन। तो रादर देन हम सिम्बायोसिस, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाइकेन मास्टर स्लेव रिलेशनशिप को शो करते हैं, और अगर ये एंगल है तो नाम दिया जाता है हीलोटिज्म। तो लाइकेन सिम्बायोसिस है या हीलोटिज्म है, तो दोनों आंसर अलग अलग आएंगे। अगर कई बार सिम्बायोसिस ना दिया और पूछा जाए कि लाइकेन क्या शो करता है, तो आंसर हीलोटिज्म आएगा। ये भी एक टाइप का इंटरेक्शन है जो लाइकेन शो करते हैं। तो ये तो एक जर्नल अकाउंट हो गया। एनसीईआरटी में तो ये वाला भी थोड़ा सा दे रखा है 12th में, और ये 11th में जितना भी है वो सब दे ही रखा है कि लाइकेन का स्ट्रक्चर क्या है और बाकी क्या है। लाइकेन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि वो हमारे लिए चीजें इंपॉर्टेंट हैं। लाइकेन की पहली इंपॉर्टेंट ये कि दीज आर पॉइनियर ऑफ लैंड प्लांट। मतलब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में सबसे पहले जो, क्योंकि एल्गी एक्वेटिक है, और एल्गी के बाद अगर देखा जाए तो ब्रायोफाइट्स एम्फीबियन है, प्लांट पानी में भी है और उसमें भी है। लेकिन एल्गी और ब्रायोफाइट के बीच में अगर इवोल्यूशन के हिसाब से आप समझेंगे तो लाइकेन हुए। लाइकेन में एल्गी को पानी से बाहर निकाला, लेकिन बिना मॉइस्चर के तो एल्गी रहेंगी नहीं, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी फंगी को दे दी गई। तो फंगी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके एल्गी को दे देगी और एल्गी सेफ साइड में रह लेगी। तो लाइकेन को हम टेरेस्ट्रियल प्लांट में सबसे पहले मानते हैं। तो दीज आर पायनियर ऑफ लैंड प्लांट्स, है ना। लाइकेन एसिडिक होते हैं। इनका केमिकल नेचर ये है कि बीइंग एसिडिक इन नेचर दे इनिशिएट सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी बनाने में हेल्प करते हैं।
किसी बैरन एरिया पे मान लीजिए कोई वेजिटेशन स्टार्ट करना है, एक रॉकी माउंटेन है, पत्थर का पहाड़, उस पर कोई ट्री कैसे बनेगा? जैसे माउंटेन पे आप ट्री देखते हो तो आपको पता चलता है कि मिट्टी तो कहीं है ही नहीं, ट्री रुका हुआ कैसे है? तो अगर आप हजारों साल पहले के प्रोसेस पे जाओगे तो पहली बार उस बैरन रॉक पे जो प्लांट आया होगा वो एक लाइकेन रहा होगा। लाइकेन एसिडिक होते हैं, वो एसिड रिलीज करते हैं, उससे पत्थरों पर दरारें पड़ती हैं और उन दरारों के अंदर धीरे धीरे जो है वो मिट्टी बनेगी, फंसेगी, रूट्स ग्रो करेंगी और फाइनली हजारों साल के बाद एक ट्री वाला हैबिट आएगा। 12th में इकोलॉजिकल सक्सेशन आप पढ़ते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन में आपकी बुक में तो हाइड्रोस्फीयर दिया है एक्वेटिक मीडियम में, अगर आप टेरेस्ट्रियल मीडियम पे पढ़ोगे तो यही आएगा। बीइंग एसिडिक इन नेचर दे इनिशिएट सॉइल फॉर्मेशन। इसके अलावा कहा जाए तो दे इनिशिएट इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन ए बैरन रॉक या माउंटेन। कोई पत्थर का पहाड़ या रॉक है तो उस पे सक्सेशन को इनिशिएट करने का काम भी यही करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जीरो सीयर। जीरो सीयर की जो फर्स्ट स्टेज है वो यही है। फर्स्ट स्टेज को हम पायनियर स्टेज कहते हैं। इज लाइकेन। जीरो सीयर वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अगर आपने कहीं से भी कोई क्लासेस ली है कभी तो आपको जीरो सीयर और हाइड्रोसीयर दोनों पढ़ाए गए होंगे। तो जीरो सीयर की जो पहली स्टेज आप पढ़ोगे, हम जब पढ़ेंगे तो वो लाइकेन स्टेज कहलाएगी, क्योंकि लाइकेन ही एक बैरन एरिया को सबसे पहले कॉलोनाइज कर सकते हैं, है ना। लाइकेन कारपेट के जैसे ग्रो करते हैं। लाइकेन की हाइट नहीं होती, थिकनेस होती है, मोटाई। तो एक बैरन रॉक पे एक कारपेट के जैसे बिछ जाएंगे और कारपेट के नीचे वो एसिड रिलीज करते रहते हैं, जिससे पत्थर पे दरारें सी पड़ती हैं और आगे का काम फिर स्टार्ट होता है। तो सॉइल फॉर्मेशन इनिशिएट करना, पायनियर ऑफ लैंड प्लांट कहा जाए, या जीरो सीयर में पहली स्टेज कौन सी है ऐसे पूछा जाए तो सबका आंसर लाइकेन ही आएगा। इकोलॉजी के हिसाब से लाइकेन आर मच मोर इम्पोर्टेंट है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको लाइकेन याद रखना है। और लाइकेन की अगर हम इकोनॉमिक देखें, इकोनॉमी के हिसाब से क्या लाइकेन का कोई रोल है, तो उसमें एक लाइकेन है जो मसालों में यूज होता है, पार्मेलिया, है ना। ये लाइकेन है, दिस इज यूज्ड एज स्पाइस। मसालों के तरीके से सुखा के इस लाइकेन को यूज करते हैं, ये याद रखिएगा। लिटमस पेपर जो बनता है केमिस्ट्री में, लिटमस पेपर आप यूज करते हैं, ट्राइटेशन वगैरह में करते होंगे पीएच को टेस्ट करने में, तो लिटमस पेपर इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन। लिटमस पेपर फ्रॉम लाइकेन कौन सा है? रोसेला। रोसेला टिंक्टोरिया है, बट आप रोसेला भी याद, स्पीशीज क्या है? टिंक्टोरिया। अब ये तो वो पॉइंट हो गया जो एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं है। इस पेज पे जितना आपने लाइकेन पढ़ा वो एज पर एनसीईआरटी है ना। लिटमस पेपर एनसीईआरटी में नहीं दिया और पार्मेलिया भी नहीं दिया, लेकिन इकोलॉजी में ये है, ये आप पॉपुलेशन इंटरेक्शन में पढ़ते हैं, और ये यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लाइकेन का दिया हुआ है। तो हमने उतना सेक्शन कंप्लीट किया जितना एनसीईआरटी में है। बोलो, कोई कुछ कह रहा है? सर नीचे का ये क्या लिखा है? और जहाँ नीचे कुछ उगा ना हो काज। लेकिन बंजर जमीन एक्चुअली अलग होती है ना। बंजर जमीन ऊसर सॉइल कहते हैं, अगर हम इसको टेक्निकली बोले, इसलिए मैंने बोला क्योंकि ऊसर सॉइल का जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है दैट इज नॉट जीरो सीयर। उसको जीरो सीयर नहीं बोलते, उसको कुछ और बोलते हैं। तो आप समझाने के लिए ठीक बोल रहे हैं, लेकिन बॉटनी के हिसाब से आंसर गलत हो जाएगा। अगर ये कह दिया जाए कि बंजर जमीन मीन्स ऊसर सॉइल में सक्सेशन क्या कहलाता है, तो उसका आंसर जीरो सीयर नहीं आएगा, है ना। जीरो सीयर का मतलब है रॉकी माउंटेन पे एक पत्थर का केवल पहाड़ है, उस पे अगर कोई पहली बार वेजिटेशन बनेगा तो उसमें सबसे पहले जो प्लांट आएगा वो लाइकेन होगा। प्लांट तो नहीं है बेसिकली, लाइकेन आप देख ही रहे, कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है, एसोसिएशन है, बट जो भी है लाइकेन इज द फर्स्ट स्टेज, पायनियर स्टेज। ओके सर। कई बार होता है हम समझाने के लिए चीजों को बोल देते हैं बट वो टेक्निकली गलत हो जाती है। तो क्योंकि मैंने सर जीरो नहीं है सर, सर ओ लिखा हुआ है। नहीं,
जीरो सीयर मैंने लिखा हुआ है, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, आपने जो लिखा उसके लिए नहीं। आपने लिखा ना कि बंजर जमीन, बैरन रॉक का मतलब क्या बताया सर? तो आपने काजल जायसवाल ने लिखा है बंजर जमीन, ठीक है, जी सर। जहाँ बहुत टाइम तक कुछ उगा ना हो। अब आंसर अब गलत किस लिए हो रहा है? गलत इसलिए हो रहा है कि आप जो समझा रहे हैं वो जीरो सीयर को समझा रहे हैं ना। बैरन रॉक, बैरन रॉक का क्या है आंसर? जीरो सीयर, ये लिखा हुआ है। जी बैरन सर। रॉक ब्रैकेट में जीरो सीयर। जी सर। अगर बैरन रॉक का मतलब बंजर जमीन है तो जीरो सीयर बंजर जमीन में होगा, लेकिन नीट के हिसाब से गलत हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बैरन सॉइल के अंदर कोई इकोलॉजिकल सक्सेशन है तो वो क्या कहलाता है, तो आप ये मत कर दीजिएगा आंसर जीरो सीयर, क्योंकि बैरन रॉक में है तो जीरो सीयर है। अगर बंजर जमीन यानी ऊसर सॉइल में है, इंग्लिश में ऊसर सॉइल बोलेंगे, ऊसर सॉइल में है तो उसको कोई और नाम देते हैं, उसे जीरो सीयर नहीं कहते। जब आएगा तब मैं आपको खुद ही पढ़ाऊंगा, तो मैंने देख लिया इसलिए आपको करेक्ट कर रहा हूँ। इसको आप पत्थर का पहाड़ मान सकते हैं बस, है ना, रॉकी माउंटेन लिख लीजिए या बैरन रॉक लिख लीजिए, एक बड़ा सा पत्थर है उस पे अगर कोई, क्योंकि स्लोप होगा ना वो, एक्चुअली पत्थर पहाड़ तो ऐसे होगा। अगर आपने मिट्टी बनी भी तो बारिश के पानी के साथ तो मिट्टी सारी नीचे आ जाएगी, तो पहाड़ पे कोई भी ट्री कैसे रुकेगा? जबकि ट्री ऐसे होते हैं पहाड़ पे, अंदर तक होती हैं रूट्स, तो ये ट्री इस स्लोप पे कैसे खड़े रहेगा? तो इस बात की शुरुआत एक्चुअली 10, 15, 20 हजार साल पहले हुई होगी, जब उस पहाड़ पे पहली बार कोई लाइकेन आया होगा, उसके बाद वो बातें आएंगी। फिलहाल लाइकेन सर का वो इतना, पामेलिया के क्या लिखा था? उसके लिए मसालों में यूज होता है, सुखा के आता है मार्केट में, जैसे हम मसाले यूज करते हैं खाना बनाने में, तो पार्मेलिया एक मसाले के तरीके से यूज किया जाता तो उसके आगे क्या लिखा है? है। स्पाइस मतलब मसाला, SPIC, यूज्ड एज स्पाइस। हटा दो। नेक्स्ट, इसके बाद भी अगर लाइकेन में कभी कुछ पूछा जाएगा तो मुझे लगता नहीं कि लाइकेन में कोई और क्वेश्चंस आपके लिए एप्लीकेबल है। लाइकेन का स्ट्रक्चर क्या है वो नहीं पढ़ना, क्योंकि लाइकेन का एक अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर आता है, फिर उसमें अलग अलग स्टेजेस भी आती है। कभी अगर आंसर करना हो कि लाइकेन के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होगा, मान लीजिए पूछ लिया जाए कि लाइकेन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो मैंने भी आपको बोला, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो, फंगी का पार्टनर अगर एस्कोमाइसिटीज का है तो ऑब्वियस है एस्को कार्प बना के सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। बेसिडियो कार्प होगा अगर बेसिडियो, क्योंकि रिप्रोडक्शन पार्टनर के अकॉर्डिंग है। एल्गी की सेल्स कैसे डिवाइड करेंगी, तो जो एल्गी का रिप्रोडक्शन है, अगर ब्लू ग्रीन एल्गी है तो बाइनरी फिशन से डिवाइड करती हैं, तो यहाँ भी बाइनरी फिशन से डिवाइड करेंगी। आपको समझना ये है कि दो लोग एक साथ रह के एक काम कर रहे हैं। अब अगर ये कहा जाए कि दोनों लोगों का मल्टीप्लीकेशन कैसा है, तो इसका इसके हिसाब से और इसका इसके हिसाब से। फंगी का रिप्रोडक्शन फंगी के अकॉर्डिंग और एल्गी का रिप्रोडक्शन एल्गी के अकॉर्डिंग। अब जो आपने एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी में पढ़ा है या आगे पढ़ेंगे, वो सब कुछ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो अगर कभी आता है कि लाइकेन का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो आप आंसर देख लीजिए, या तो लिखा होगा कि एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है तो एस्कोकार्प बना के, अभी आपने पढ़ा ही था पिछली क्लास में। बेसिडियोमाइसिटीज आज ही पढ़ा है तो बेसिडियो कार्प बना के। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज दोनों में आपने कोनिडिया ही लिखा हुआ है। तो लाइकेन में भी जो फंगल पार्टनर होगा वो अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो बाई कोनिडिया करेगा। ऐसे बीजीए भी आप पढ़ चुके हैं कि फंगल पार्टनर हो गया, एल्गल पार्टनर क्या करेगा? एल्गल पार्टनर अगर बीजीए है तो बीजीए मल्टीप्लाई करते हैं बाइनरी फिशन से, तो ऑब्वियस है कि लाइकेन में भी अगर बीजीए होगा तो मल्टीप्लाई करेगा बाइनरी फिशन से। तो जो जिसका रिप्रोडक्शन है उसी के अकॉर्डिंगली आंसर आ जाए। फंगी ऑटोट्रॉफिक होती हैं तो खाना बनाएंगी अपने लिए भी और फंगी के लिए, एल्गी ऑटोट्रॉफिक हैं तो खाना बनाएंगी अपने लिए भी और फंगी के लिए भी। फंगी ऑटोट्रॉफिक नहीं है तो खाना एल्गी से लेगी और बदले में एल्गी को खाना बनाने के लिए जो भी चाहिए वो प्रोवाइड करेगी। प्रोटेक्शन भी फंगी प्रोवाइड करेगा, स्ट्रक्चर या मल्टीप्लीकेशन भी फंगी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, और बाकी भी कोई फंक्शन है तो फंगी के अकॉर्डिंग। इसीलिए हमने लिखा कि फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्म बाय फाइकोबायोन एंड मोस्ट ऑफ द कॉमन फंक्शन या रेस्ट ऑल करके लिखा है परफॉर्म बाय माइकोबायोन, और अकॉर्डिंगली दैट हीलोटिज्म वर्ड आ जाएगा, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। और नहीं तो सिम्बायोटिक तो जानते ही हैं, म्यूचुअली बेनिफिशियल, फायदा तो दोनों एक दूसरे को पहुंचाते हैं। अब आपके इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वायरस, उसको देख लीजिए।
अब वायरस का भी अगर कहा जाए तो वायरस कोई किंगडम में नहीं है ना? वायरस बस इस चैप्टर में है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। वायरॉन का मतलब होता है पॉइजनस, जहां से इस वर्ड को डिराइव किया गया, तो हमें वायरस पढ़ना है। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक कहलाता है, 9th की बुक में दिया होता है, ये कनेक्टिंग लिंक है। बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ये आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था जब आपको पहली बार लिविंग वर्ड में पहला टॉपिक समझाया था कि नॉन लिविंग के लिए ऑब्जेक्ट वर्ड आएगा, ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज करते किसी लिविंग एंटाइटी के लिए, तो ये चीजें आएंगी। अब वायरस में इसका मतलब लिविंग भी प्रॉपर्टी है और नॉन लिविंग प्रॉपर्टी भी है, तो वायरस की डेफिनेशन बेसिकली दो हो जाएंगी। अगर हम वायरस को लिविंग मान रहे हैं तो लिविंग कब मानते हैं? व्हेन इनसाइड द होस्ट। जब होस्ट की बॉडी के अंदर होता है तो वायरस कैसा होता है? लिविंग। और जब होस्ट की बॉडी से बाहर होता है, व्हेन आउटसाइड द होस्ट, तो वायरस कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है। तो दो अलग अलग डेफिनेशन हो गई कि वायरस आर लिविंग ओनली व्हेन इनसाइड द होस्ट, वायरस आर नॉन लिविंग ओनली व्हेन आउटसाइड द होस्ट। ये दो आ गए। अगर होस्ट के अंदर है वायरस है तो ये क्या कहलाएगा? होस्ट के अंदर है तो यानी सेल के अंदर होगा, सेल के अंदर है तो वर्ड इंट्रासेलुलर आएगा। और लिविंग के लिए लिखा ही है कि ओनली व्हेन इनसाइड, ओनली भी लिख लीजिए चाहे तो ऑब्लिगेट वर्ड आ जाएगा, क्योंकि कोई कंडीशन तो है नहीं कि लिविंग भी रहे और सेल से बाहर भी आ जाए, तो वो हो ही नहीं सकता। और सारे के सारे वायरस जो है वो डिजीज कॉज करते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। तो वायरस में अगर हम लिविंग की डेफिनेशन बनाएंगे तो लिविंग के हिसाब से वायरस की डेफिनेशंस क्या होंगी? वायरस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर होते हैं, पैरासाइट्स। जैसे आपने माइकोप्लाज्मा के लिए लिखा था, माइकोप्लाज्मा में भी आपने यही 3 वर्ड लिखे थे, ऑब्लिगेट, इंट्रासेलुलर, पैरासाइट। लेकिन माइकोप्लाज्मा सेल से बाहर निकालते ही मर जाते हैं, लेकिन वायरस सेल से बाहर निकाल के मरेगा नहीं। वायरस मरेगा नहीं, वायरस क्या रहेगा? पार्टिकल का नेचर शो करेगा, क्रिस्टल की स्टेट में रहेगा। जैसे केमिस्ट्री में क्रिस्टल्स बनते हैं वैसे वायरस के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो अगर आप आउटसाइड द होस्ट देखोगे तो वो प्योर केमिकल कंपोनेंट है, एक केमिकल कंपाउंड के जैसा है। और उसकी केमिस्ट्री क्या है? वायरस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं, वायरस में कोई और चीज नहीं होती। तो वायरस अगर होस्ट साइड के बाहर है तो क्या कहलाते हैं? दे आर न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, एनपीपी। तो वायरस की दो डेफिनेशन हो गई, वायरस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स कब? व्हेन इनसाइड द होस्ट सेल। एंड वायरस आर न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स कब? व्हेन आउटसाइड द होस्ट सेल। तो क्योंकि लिविंग नॉन लिविंग दोनों स्टेटस वायरस लेता है कंडीशन के हिसाब से, होस्ट की अवेलेबिलिटी है तो होस्ट के अंदर ये डेफिनेशन बन जाएगी। होस्ट अगर नहीं है तो क्रिस्टलाइन स्टेट में आप वायरस को ऐसे लिख सकते हैं। तो वायरस में लिविंग भी चीजें हो गई और वायरस में नॉन लिविंग चीजें भी हो गई। नॉन लिविंग का एक बिहेवियर ये भी आ जाएगा कि वायरस को कैसे करते हैं? दे कैन बी स्टोर्ड एज क्रिस्टल्स। आप क्रिस्टल फॉर्म में इसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी साइट्रिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं या और आपने केमिकल कंपाउंड के क्रिस्टल्स पढ़े होंगे, तो क्रिस्टलाइन स्टेट में वायरस को स्टोर किया जा सकता है। वायरस में लिविंग कंपोनेंट क्या है? अगर कभी कहा जाए कि वायरस की लिविंग प्रॉपर्टी क्या है, तो लिविंग की प्रॉपर्टी आपको समझाई है ना, वायरस ग्रो कर सकता है, वायरस मल्टीप्लाई कर सकता है, वायरस में मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म कब होगी? जब वो होस्ट के अंदर होगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि वायरस लिविंग है तो उसमें ये अपने आप आ जाएगी कि वायरस लिविंग है, तो इसका मतलब होस्ट के अंदर है। और अगर होस्ट के अंदर है तो वो होस्ट की मशीनरी को यूज करके सारे काम कर लेगा, रिप्रोडक्शन भी कर लेगा, मेटाबॉलिज्म भी कर लेगा, ग्रो भी कर लेगा, है ना। और अगर आपने उससे बाहर निकाल दिया तो वायरस के पास अपनी कोई मशीनरी नहीं होती है ना। वायरस के पास डीएनए और आरएनए है या प्रोटीन है, लेकिन वायरस के पास अपना कोई एंजाइम नहीं होता, वायरस के पास अपने एटीपी नहीं होते, है ना। इनके पास कोई अपना नहीं है, दे डू नॉट हैव देयर ओन
एटीपी या एंजाइम्स। वायरस के पास अपने नहीं होते, ये चीजें कहां से आएंगी, ये होस्ट की सेल से आएंगी। लेकिन वायरस के पास अपना डीएनए होता है, यूजिंग देयर ओन डीएनए एंड होस्ट सेल मशीनरी। जो मशीनरी है वो होस्ट की सेल से ली जाएगी। दे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। वो डिवाइड करके अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए जो एंजाइम चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो किससे आएगी, वो होस्ट की सेल से आएगी। हाँ, डीएनए चाहिए, डीएनए इसके पास अपने आप है। तो लिविंग नॉन लिविंग दो चीजें आ सकती है वायरस में। सर सर जो वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज करते हैं तो सर वो होस्ट सेल का होता है? क्या चीज, डीएनए? सर जो एंजाइम यूज करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, हाँ उसको हाँ, एंजाइम वो वहां से लेगा। जितने भी, जैसे मान लीजिए वायरस में डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, तो आपने बोला कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। तो एंजाइम क्योंकि प्रोटीन है, तो प्रोटीन बनाने के लिए जो अमाइनो एसिड्स चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट सारी होस्ट से आती है। जो बनाने की इंफॉर्मेशन है वो डीएनए पे होती है। डीएनए वायरस के पास अपना है, या अगर रेट्रोवायरस है तो आरएनए उसके पास अपना है। लेकिन बाकी सारी चीजें जो है वो होस्ट से लेगा। उसके पास केवल दो चीजें होती है, डीएनए और प्रोटीन। अगर प्रोटीन नहीं बनानी है तो उसे होस्ट के अंदर जाना पड़ेगा। बिना होस्ट के अंदर जाए एक वायरस से दो वायरस नहीं बन सकते। बिना होस्ट के अंदर जाए, वायरस एक है तो अपने एक डीएनए से वो अपना दूसरा डीएनए नहीं बना सकता, क्योंकि बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो सब होस्ट की सेल से लेना पड़ेगा, और उसके लिए वो उस सेल के अंदर जाएगा ही जाएगा। ये इस तरीके से। ओके। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? ये सर कुछ नहीं। ठीक है, तो ये एक जनरल अकाउंट के बारे में चीजें दे रखी हैं। वायरस की डिस्कवरी को अगर आप देखेंगे, हिस्टोरिकल अकाउंट, अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखेंगे तो इसमें जो नाम दे रखे हैं वो एक इवानोविस्की का दे रखा है, जिन्हें वायरस की डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है। वायरस की डिस्कवरी का क्रेडिट इवानोविस्की को जाता है। जस्ट अ मिनट। और वो कौन सा वायरस था जो डिस्कवर किया गया, तो अगर आप वो देखेंगे तो टीएमवी। वैसे भी वायरस की जो स्टार्टिंग की सारी डिस्कवरीज है वो टोबैको मोज़ेक वायरस को लेके हैं। तो अगर डिस्कवरी ऑफ वायरस है और वो वायरस कौन सा है, तो दैट वायरस इज टोबैको मोज़ेक वायरस। तो आप ये भी याद रखिएगा कि टीएमवी को लेके सारी बातें हो रही हैं। और अगर आप डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इवानोविस्की ने किया क्या था। इन्होंने एक्चुअली टोबैको मोज़ेक डिजीज, जो बेसिकली किसी और ने रिपोर्ट की थी, वो नाम एनसीईआरटी में है नहीं। इवानोविस्की से पहले भी है एक नाम है, तो वो नाम एनसीईआरटी में नहीं है। उन्होंने टोबैको के अंदर देखा कि टोबैको की लीफ पे ब्लैक ब्राउन कलर के पैचेस बन जाते हैं, तो उसे हम टोबैको मोज़ेक डिजीज बोल देते हैं। अब उस टोबैको मोज़ेक डिजीज को इन्होंने क्या किया कि एक टोबैको मोज़ेक डिजीज वाला जो लीफ थी उसको क्रश करके उसको हेल्दी लीफ के ऊपर रब कर दिया, हेल्दी लीफ के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। और फिर कुछ दिन के बाद देखा कि जो हेल्दी लीफ है वो भी इन्फेक्टेड हो गई। तो उन्होंने कहा कि इस सब्सटेंस में कोई पॉइजनस मटेरियल है। तो वायरॉन वर्ड से ये नाम बन के आ गया कि कोई पॉइजनस फ्लूइड होगा जो ये काम करेगा ना। बुक में पढ़ोगे तो उसमें कुछ इस तरीके से दिया होगा कि जो इन्फेक्शियस नेचर है, कि इन्फेक्शन कॉज करता है, वो इवानोविस्की ने दिया। तो डिस्कवरी ऑफ क्रेडिट है। इसके अलावा इनका इन्फेक्शियस नेचर, इन्फेक्शन कॉज करता है, वो आ जाएगा। और तीसरी चीज ये कि इसे जब बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास किया गया तो ये
जो नीचे फिल्ट्रेट आएगा उसमें डिजीज कॉज करने की एबिलिटी होगी। तो इसका मतलब जो भी है वो बैक्टीरिया नहीं है और बैक्टीरिया से छोटा है, तो ये भी यहां से प्रूव हो जाएगा। पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। सर नीचे कर दीजिए। जस्ट अ मिनट बेटा। ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर जाता है। 3 चीजें इवानोविस्की के क्रेडिट में आ जाएंगी। वायरस की डिस्कवरी का क्रेडिट इवानोविस्की को जाता है, और इसके अलावा इनका इन्फेक्शियस नेचर है, एंड दैट वायरस इज टीएमवी, है ना, सारी बात टीएमवी को लेके ही हो रही है। और जब आप टोबैको मोज़ेक डिजीज वाला जो प्लांट है उसकी लीफ को क्रश करके उसे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास करोगे तो फिल्टर के नीचे जो कलेक्ट होगा उसमें वो पॉइजनस मटेरियल आएगा। इसका मतलब डिजीज कॉज करने के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो गया। तो इसलिए पता चल गया कि वो जो है वो स्मॉलर देन बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर जाएगा ना। इसका मतलब क्या आ जाएगा कि जो सब्सटेंस है दैट इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो वायरस का साइज बैक्टीरिया से छोटा ही होगा, आप कह सकते हैं। ये सारी बातें भी इवानोविस्की ने कंक्लूड कर दी। फिर एक दूसरा नाम आएगा बेजरिंग का। JERINC BEIJERINC बेजरिंग और इवानोविस्की, ये दो नाम हैं। बेजरिंग ने ये कहा कि जब ये फिल्ट्रेट में नीचे पॉइजनस मटेरियल आएगा और हम इस मटेरियल को अगर हेल्दी लीफ पे डालेंगे तो सेम डिजीज अपीयर होगी। इन्होंने लैटिन के अंदर, लैटिन में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो एक्सट्रैक्ट है ना, दैट कंटेन द पॉइजनस मटेरियल, इसको लिखा गया है कंटेजियम। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि ये स्टेटमेंट किसने दिया। कंटेजियम का मतलब है कंटेन, वाइवम का मतलब है पॉइजनस, वायरन वर्ड से बना, फ्लूडियम का मतलब है फ्लूड। कंटेजियम, वाइवम, फ्लूडम, ये आएगा। इसका मतलब क्या है, फ्लूड कंटेन द पॉइजनस सब्सटेंस। अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या होगा, फ्लूड कंटेन्स पॉइजन। तो फ्लूड के अंदर पॉइजन है, ये बात बेजरिंग ने अपने स्टेटमेंट के थ्रू दी कि अगर इस एक्सट्रैक्ट को हेल्दी पे डाल दें तो हेल्दी प्लांट के अंदर भी वही सिम्टम्स आ जाएंगे जो इन्फेक्टेड प्लांट के अंदर होते हैं। एक तीसरा नाम आएगा, तीसरा नाम स्टेनले का दिया हुआ है। स्टेनले ने, क्योंकि ये केमिकल सब्सटेंस है तो इसको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, तो जो क्रिस्टलाइजेशन का नोबेल लॉरेट है, ये जो क्रिस्टलाइजेशन का काम है वो इन्होंने किया है ना, फर्स्ट टू क्रिस्टलाइज द वायरस एंड दैट वायरस इज टीएमवी। तो पहली बार जो क्रिस्टलाइज करने का काम है ना, कि वायरस को क्रिस्टलाइन स्टेट में ले आओ, वायरस के क्रिस्टल्स बना लो, तो वो काम स्टेनले ने किया हुआ है। तो स्टेनले को नोबेल प्राइज मिला फॉर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस, एंड दैट वायरस वाज अगेन टीएमवी। तो कभी पूछा जाए कि पहला वायरस कौन सा था जो डिस्कवर हुआ या क्रिस्टलाइज किया गया, तो टीएमवी। टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस है, तो इसका मतलब ये प्लांट वायरस है ना, टोबैको तो प्लांट ही हुआ ना। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं वो प्लांट की, पहले प्लांट वायरस डिस्कवर हुआ या पहले एनिमल वायरस, तो ऑब्वियस है कि पहले जो डिस्कवर हुआ वो प्लांट वायरस। ये 3 डिस्कवरी एनसीईआरटी में दी हुई है, ये आपको तीनों एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़नी है। एक नाम जो आपको एनसीईआरटी में नहीं है, जो हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, दैट इज टॉवर्ट एंड डी हैरल, इनका नाम आएगा। टॉवर्ट एंड डी हैरल ने क्या किया, इन्होंने बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी की। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर तो एनसीईआरटी में है ही, डिस्कवरी जो है वो इन्होंने की है ना, डिस्कवर्ड बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी जो है वो टॉवर्ट एंड डी हैरल ने की, तो वो आपको याद रखना है। और एक नाम अगर आपको जेनेटिक्स का याद हो तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आप पढ़ते ही हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो आरएनए से डीएनए बनाने में यूज होता है, वो रेट्रोवायरसेस के अंदर डिस्कवर किया गया। तो वो टैमिन एंड बाल्टीमोर, वो हम वहीं पढ़ लेंगे। आप ये 4 नाम याद रखिए, ये वाला नाम एनसीईआरटी में नहीं है,
इवानोविस्की, बेजरिंग और स्टैनले, ये तीनों नाम एनसीईआरटी में हैं, तो वो आपको याद रखना है। सर डी के बाद डबल एफ है ना? डी कॉमा लगा के डी हैरल लिखते हैं, वो डी कॉमा HERELLE, डी हैरल लिखते हैं। तो सर सेकेंड वायरस डिस्कवर बैक्टीरियोफेज होगा? नहीं, सेकंड नहीं है एक्चुअली, बस बैक्टीरियोफेज इन्होंने डिस्कवर किया। बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो बैक्टीरिया के हैं, TMV वो वायरस है जो प्लांट का है, और एनिमल वायरस पढ़ने नहीं है आपको, मुझे पढ़ाने भी नहीं है। दोनों चीजें हैं कि जो सिलेबस में है उसके हिसाब से, कि पहला बैक्टीरियल वायरस बैक्टीरियोफेज था जो इन्होंने डिस्कवर किया, पहला प्लांट वायरस टोबैको मोज़ेक वायरस था जिसकी डिस्कवरी का क्रेडिट इन्हें जाता है, हालांकि बाकी दो साइंटिस्ट भी एनसीईआरटी में दिए। पहला एनिमल वायरस कौन सा था वो आपको पढ़ना नहीं है, उसके बारे में तो कुछ भी नहीं पढ़ना, ये याद रखिए। क्लियर? अब आएगा वायरस का स्ट्रक्चर, और प्रियॉन्स और वो सब भी पढ़ने हैं, अगली क्लास में कर लेंगे। आपको वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ना है और प्रियॉन और वायरॉइड के बारे में पढ़नी है। आई थिंक शायद 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। आज तो फिर लंबा खींच जाएगी क्लास अगर पढ़ाऊंगा तो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सर। और बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना। टेस्ट आपका जो भी होगा वो इसी से, जितना मैंने करा दिया इसी में से आएगा। सर दोनों चैप्टर आएंगे या लास्ट चैप्टर? नहीं, दोनों नहीं आएंगे, और दोनों नहीं आएंगे, और दोनों में भी अगर मैं कहूँ तो होता क्या है कि आप ऐसे याद रखिए कि बल्क ऑफ द जो सेक्शन होगा पेपर का वो आपके करंट जो वीक में पढ़ाया गया उसी से आएगा। जैसे मैंने इस वीक सर लास्ट टाइम आपने बोला था दोनों आएगा, तो सिर्फ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से ही आया था। हाँ, अब मैं इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ, हो सकता है मैंने बोल दिया हो जल्दी में। आगे जब भी वीकली टेस्ट कभी भी होगा तो वीक में जितना आपको पढ़ाया गया उसी से आएगा, ठीक है। वीक में जैसे 2 क्लासेस हुई हैं, तो मैंने आपको फंगी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया इस वीक में वेडनेसडे को, और फंगी की क्लासेस के बारे में पढ़ाया, फंगी की बेसिडियम एसिड क्लास पूरी हुई, लाइकेन हुआ, वायरस का इंट्रोडक्शन हो गया, इसी में से आएगा। अगर बाई चांस इन केस होता है कि इतने में से 45 क्वेश्चन नहीं निकल पाते हैं, 45 नहीं हो पा रहे हैं, तो मुझे इसके पीछे जाना होगा। बट इसके पीछे जाने का मतलब ये नहीं कि मैं फर्स्ट चैप्टर पे चला जाऊंगा, ये मान सकते हैं कि फंगी किंगडम हो जाएगा या प्रोटिस्टा से कुछ उठा लूंगा, ये होता है ना। तो अगर वीक में कंटेंट नहीं मिल पा रहा उतना जिससे पेपर बन सके, तो फिर मैं थोड़ा बैक से क्वेश्चन पूरे करने के लिए होता है, उससे रिवीजन भी हो जाता है। लिविंग वर्ड से नहीं आएगा, चलो है ना, ये फिक्स है, जैसे बन जाएगा। फंगी से तो बहुत कुछ निकल आता है, फंगी से क्वेश्चन काफी सारे आ जाते हैं। सर एक क्वेश्चन, हाँ बताओ। सर एक क्वेश्चन था कि सेल वॉल ऑफ फंजाई और फंगस को, तो सर 2 ऑप्शन थे, एक तो काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड, एक काइटिन प्लस सेलुलोज था। फंगल सेल वॉल किसकी बनी होती है? हाँ जी सर। सर एक में तो काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड, एक में काइटिन प्लस सेलुलोज था, तो सर सेलुलोज वाले क्यों नहीं होगा? काइटिन के साथ सेलुलोज नहीं आता ना कहीं भी। सर जो आपने वो UMICDs में बताया था उसमें सेलुलोज की होगी तो काइटिन की नहीं होगी, और जहाँ काइटिन की है वहाँ सेलुलोज नहीं है। ओके सर। कि फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड काइटिन, तो इसका मतलब है कि दोनों से बनती है, तो दोनों से तो नहीं बनती। ये होता है कि सेलुलोज और काइटिन, तो ये आंसर हो सकता है कि एल्गल फंगी यानी ओमाइसिटीज में सेलुलोज और बाकी सब जगह काइटिन की। और जो पहला ऑप्शन दिया है कि आपने बोला काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड, तो काइटिन अपने आप में एक पॉलीसेकेराइड ही तो है। काइटिन किससे बनता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ग्लूकोज का अमीनेशन करोगे तो ग्लूकोसामीन बन जाएगा, और उसके N कार्बन पे एसिटाइल ग्रुप से रिएक्शन करा दो तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन आ जाएगा। ग्लूकोज की प्रॉपर्टी जब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से आपको एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन या ग्लूकोसा अमीन का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा, वो ग्लूकोज की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ग्लूकोसामीन इज ए काइंड ऑफ शुगर, और उसका जब पॉलीमर बनाओगे तो पॉलीसेकेराइड वर्ड आ ही जाएगा। तो काइटिन अपने आप में एक पॉलीसेकेराइड है, तो इसलिए आंसर काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड जो लिखा हुआ है वो राइट आंसर हो जाएगा। सर जो सोमैटोगेमी होगी सर, वो क्या वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगी? नहीं, एक्चुअली सोमैटोगेमी में बॉडी की कोई भी 2 सेल फ्यूज कर जाती है, रादर देन गैमीट्स एनी 2 सोमैटिक सेल्स फ्यूज कर जाएंगी, लेकिन फ्यूज करने के बाद मियोसिस तो होगी ही होगी, तो इसलिए सोमैटोगेमी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही रखा गया है, उसको हम एसेक्सुअल में काउंट नहीं करते।
सर इसके से भी एक क्वेश्चन था ना सर, उसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो सर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का तरीका नहीं है। हाँ, तो सोमैटोगेमी नहीं आएगा वेजिटेटिव में। सर उसमें दो ऑप्शन थे, एक तो स्पोरेंजियोफोर था और एक फ्यूजन था, सर इन दो में डाउट था। नहीं, स्पोरेंजियोफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएगा, वो भी स्पोरेंजिया को बियर करने वाला स्टॉक है। तो स्पोरेंजिया को बियर करने वाले स्टॉक को तोड़ के अगर हम फंगी बनाएंगे तो एक्चुअली नहीं बनती। नीचे के उससे तो फ्रेगमेंटेशन कर सकते हो, लेकिन स्पोरेंजियोफोर का अगर आप फ्रेगमेंटेशन कर दोगे तो वहां से फंगी की कॉलोनीज नहीं बनती। तो सर स्पोरेंजियोफोर एसेक्सुअल में आएगा। स्पोरेंजियोफोर आता तो एसेक्सुअल में ही है। तो सर फिर वो ऑप्शन में थोड़ा मतलब गलत भी आता है शायद। आप एक बार क्वेश्चन शेयर करो या फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना, फिर मैं देख के बताता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे निकलेगा आंसर। सर मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूँ? हाँ, स्क्रीन प्रेजेंट कर दो, बिल्कुल करो। ओके सर। ओके, अब इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव होता ही है, आप जानते ही हैं। बडिंग वेजिटेटिव होता ही है, आप जानते ही हैं। अब एक दे रखा है फ्यूजन और एक है स्पोरेंजियोफोर। अब इन दोनों में से बेटर चूज करना है। वैसे तो स्पोरेंजियोफोर आएगा तो एसेक्सुअल में आएगा, लेकिन वो माइसीलियम से बनता है तो इसलिए हम उसे कंसिडर कर लेंगे। फ्यूजन तो वैसे भी, फ्यूजन इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्यूजन तो आप एसेक्सुअल और सेक्सुअल, अगर फ्यूजन के बाद मेयोसिस करोगे तो सेक्सुअल हो जाएगा। फ्यूजन किया और नहीं की तो एसेक्सुअल, क्योंकि दोनों में से कोई भी नहीं है तो एसेक्सुअल कहलाता है। लेकिन वेजिटेटिव नहीं आएगा, तो इसलिए आंसर वही है, वेजिटेटिव, फ्यूजन ही आना चाहिए। इसका आंसर फ्यूजन ही आएगा, फ्यूजन नहीं हो सकता वेजिटेटिव में। ओके सर। चलो ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और टेस्ट आप देंगे।